उतार चढ़ाव के बीच बाजार में रिकवरी का मूड। देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे में रिकवरी कुछ और बढ़ेगी या फिर रहेगा दबाव। कैसी होगी आज की क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी लगातार 5वें दिन आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस है बाजार में, और कई सेक्टर्स हैं जो एक्शन में आ रहे हैं, स्पेशली बैंक्स यहाँ पर रखनी है नजर। तो बताएं सर, कैसे करनी है तैयारी आखिरी 1.5 घंटे की? आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले एक बार बड़ी बातें बता दूं दीप, आपको निचले स्तरों से रिकवरी आती दिख रही है। 17,650 का लो बनाने के बाद वहां से 75 पॉइंट ऊपर है, और ऊपर कल की क्लोजिंग से देखेंगे तो लगभग 75 पॉइंट नीचे। तो जैसे आपको देखना है वैसे देखिए, आपकी मर्जी पर है। बाजार आपको दोनों तरफ बराबर एक जैसा देखने का मौका दे रहा है। कल की क्लोजिंग से आधा नीचे, आज के नीचे से आधा ऊपर। निफ्टी बैंक यहां पर अच्छी मजबूती है और हरे निशान में लगातार बने रहने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। 37,750 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल की क्लोजिंग के आसपास। ऊपर में 37,950 तक पहुंचा था हायर एंड पर, और नीचे में 37,525 आज की जो पहली रेंज है जहां जो खरीदारी करने की, वहां भी पहुंचा। तो बिल्कुल परफेक्ट दोनों तरफ रेंज को टेस्ट किया है निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी। ये तो दिग्गजों की बात। मेटल, ऑटो, फार्मा, ऑयल एंड गैस ये खरीदारी दिखा रहे हैं आज के सेशन में। वहीं आईटी शेयरों में टीसीएस के नतीजों के पहले थोड़ा है वीक वाली का माहौल। 1.25% नीचे आईटी इंडेक्स आपको दिखेगा। डाउ फ्यूचर 125 पॉइंट अब नीचे हो चुके हैं। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है, और यूरोप में उतनी कमजोरी नहीं जितनी हो सकती थी या होनी चाहिए, क्योंकि कल यूरोप के बाजार शुक्रवार को 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुए थे। डाउ फ्यूचर 125 पॉइंट नीचे है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो यूरोप स्टेबल है, बुरा नहीं है किसी भी लिहाज से, ज्यादा कोई गिरने का एक्शन दिखा नहीं रहा। हम ही अकेले हैं जो चढ़ नहीं पा रहे हैं, बट गिर भी नहीं रहे हैं। हाँ। और जो आप बात अभी कह रहे थे रेंज को परफेक्टली, जो आपने सुबह कहा था, एक तो रेंज बाउंड बाजार कहा था, और दूसरा जो रेंज की थी परफेक्टली उस रेंज को बाजार रिस्पेक्ट बिल्कुल दीप। और अच्छी बात यही है कि बाजार में जो रेंज बाउंड ट्रेड है वो आपके लिए काम आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल रेस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब बचे हुए 1.5 घंटे में जहां तक अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं दीप, वो ये कि बाजार हल्के ही है, कोई खास खरीदारी और बिकवाली का मूड माहौल है नहीं। 17,600 17,650 की रेंज में आएंगे, वहां खरीदारी आएगी। ऊपर में 17,775 17,850 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो आज लगभग उसी रेंज को ट्रेड किया वही होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर है या कम कमजोर कर दें, जो आपको अच्छा लगे वो कह दें। 37,500 पहला लेवल है, बेसिकली 37,350 से 37,500 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ 37,850 38,000 की रेंज हम सुबह बात कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी रेंज में टॉप बनाया, एग्जैक्टली उसी रेंज के लोअर सिरे पर बॉटम बनाया। तो एकदम क्लियर है, बीचों बीच रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। तो वेट एंड वॉच करें, एक बार किसी तरफ आने दें। डेटा मेरे पास आ चुके हैं, पढ़ाई मेरी शुरू हो चुकी है, और तब तक आप वरुण और आशीष से करिए वार्तालाप। बिल्कुल सर, वरुण आशीष से करेंगे बातचीत। थोड़ी देर में संदूर मैंगनीज जो आज खबरों में है और एक्शन में भी आ रही है, उसके मैनेजमेंट से भी करनी है हमें चर्चा। पर आइए, वरुण और आशीष दोनों हैं तैयार। वरुण से जानते हैं खबरों वाले शेयर्स, और आशीष आपसे करेंगे शुरुआत। गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से अहम ट्रिगर्स बाजार के? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए यहाँ पर नतीजों के सीजन की शुरुआत होगी, तो आज बाजार बंद होने के बाद यानी शाम को देखें तो 2 बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे। पहले टीसीएस, दूसरा है डेल्टा कॉर्प। इसके अलावा कैश की 2 कंपनीज है जहां पर नजर रखिएगा, बिरला टायर्स और केशोराम इंडस्ट्रीज। इसके अलावा नेस्ले इंडिया, यहां पर जो है बोर्ड फाइनल डिविडेंड पर विचार करेगा, और शाम को 8:30 बजे खास मीटिंग है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच में जो है वर्चुअल मीट होने वाली है, तो इसके लेकर भी जो है बाजार की नजर रहेगी। अब कल की बात करते हैं, यानी 12 अप्रैल की। तो देखिए रिजल्ट में कोई निफ्टी या एफएनओ कंपनी का तो नाम नहीं है, लेकिन कैश की 3 कंपनीज है मेरे रडार पर, आनंद राठी वेल्थ, जीएम ब्रीवरीज और टिनप्लेट, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। सिंप्लेक्स इंफ्रा, यहाँ पर जो है बोर्ड की मीटिंग है, 380 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। फंड जुटाने को लेकर जो है बोर्ड मीटिंग होने वाली है। कुछ एडजस्टमेंट भी होंगे। एक्स डेट होने वाला सनोफी इंडिया, क्योंकि डिविडेंड बढ़ा है, 490 रुपए प्रति शेयर के आसपास का है, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। और सीपीआई के आंकड़े आएंगे, भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी जो डेटा है वो भी आएगा। 13 अप्रैल की बात करते हैं, यानी परसों की बुधवार की। तो निफ्टी में देखें तो दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस, इसके जो है नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। नई लिस्टिंग होगी हरिओम पाइप्स लिमिटेड की, इसकी जो लिस्टिंग होगी तो यहाँ पर नजर रखिए। बीएलएस इंटरनेशनल खास बैठक है, बोनस शेयर जारी करने पर जो है बैठक होने वाली है। और ग्लोबल मार्केट्स पर भी फोकस बना रहेगा 13 अप्रैल को, क्योंकि यूके की जो सीपीआई के आंकड़े आएंगे उसके ऊपर नजर रहेगी, और यूरोप में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वहां पर भी फोकस रहेगा। तो ये है आपके लिए राय इस समय कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी। गुड आफ्टरनून दीप। तो एक खबर एमएनएम के लिए आई, और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि सैंगयोंग जो है उसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है
कैंगलिम नाम की एक कंपनी है जिससे ये लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। हाल ही में आपको याद होगा एक कंपनी के साथ जो इन्होंने पहले एग्रीमेंट किया था वो रद्द हो चुका था। वही टाटा स्टील माइनिंग में ये कंपनी जो है 625 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली, ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। MCX चिटोगोंग स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन्होंने एक करार किया है, बेसिकली करार की योजना बना रहे हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए ये योजना जो है ये कंपनी बना रही है। ONGC कोजेंसीज के हवाले से खबर आई है कि त्रिपुरा में करीब 3,300 करोड़ के आसपास के गैस उत्पादन की योजना है। 6 से 7 साल में ये कंपनी गैस उत्पादन करेगी। पिरामल एंटरप्राइजेस, सुप्रीम कोर्ट से इस कंपनी को राहत मिली है। DHFL मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। डील की जो याचिका है उसको होल्ड पर फिलहाल रख दिया गया है और मामले पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो होने वाली है। गोदरेज इंडस्ट्रीज कंपनी ने गोदरेज कैपिटल लॉन्च कर दिया है और ये एक सब्सिडरी है। बेसिकली करीब 1500 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाले हैं और जो बैलेंस शीट साइज है 30,000 करोड़ के आसपास रखने का लक्ष्य रखा गया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 31 मार्च तक जो एडवांसेस है उसमें करीब 21% और डिपॉजिट में 18% की बढ़ोतरी हुई है। कॉनकॉर Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसमें करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी है। मोंटी कार्लो ने भी दिया है अपना अपडेट। Q4 में सेल्स ग्रोथ 46% बढ़ी है। ब्लॉक डील्स हुई है। TTML 19.3 लाख शेयर, जोमेटो 10 लाख, भारतीय एयरटेल 14 लाख, NTPC 47.7 और इंडस टावर में 12.8 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है सारे खबरों वाले शेयर जिन पर रखेगा आप फोकस और नजर भी। आइए बढ़ते आगे और तैयार है कुणाल जी और राकेश जी। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल उनके लिए और उसके बाद आज एक विशेष मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है कार्यक्रम में। एक ऐसा शेयर जो 20% के ऊपरी सर्किट पर है, ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, सुबह से लगा हुआ है, लगा ही रहेगा। क्यों वो बताएंगे आपको, उससे पहले एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक क्या है? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस, वोलेटिलिटी चल रही है, बट ये स्टॉक अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देखें तो पिछले 4 दिनों से हायर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और आज भी कल के हाइस के ऊपर क्लियरली सस्टेन कर रहा है। कुछ समय पहले इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए जी, इंट्राडे चार्ट्स बहुत ही दमदार हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पिछले कई सेशन से बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और आज 1210 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहां बाय करके चलना है। 1211 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। 1211 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट होगा 1250 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1265 रुपए का। खरीदारी की राय है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। हम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही किरण जी का भी, क्योंकि शुक्रवार को ही क्लोजिंग शो में बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ था बिगुल का श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए। 1212 1215 के आसपास था। 1235 45 और 55 के टारगेट मेरे थे, तो पहला टारगेट 35 का हासिल हुआ, क्योंकि उस समय किरण जी ने दिया था, मुझे याद है मैं भी देने की तैयारी में था, तो मैंने कहा मेरा एक बिगुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1245 और 1255 तक आगे ले जाने की जिम्मेदारी कुणाल जी के मजबूत कंधों पर और राकेश जी के नाजुक कंधों पर मैंने दे दी है। तो आप दोनों मिलकर इसे 55 तक पहुंचाएं। 65 का आपका टारगेट है, जरूर हासिल होगा। ये स्टॉक लेट मूवर है, सारे एनबीएफसी चलने के बाद ये हिला है, लेकिन जो हिला है मजबूती से ये आगे बढ़ने को तैयार है दीप, तो ये चलेगा। सो पहला टारगेट हिट हो गया है। अब आप अपना स्टॉप लॉस कोस्ट के आसपास, या जैसा भी कुणाल जी राकेश जी ने भी लगभग वहीं दिया है कोस्ट के आसपास, वहाँ ट्रेल करते चलें बड़े टारगेट के लिए। ओके, तो 1250 और 1260 के टारगेट के लिए आपको करनी है यहां पर खरीदारी। ओके, बढ़ते आगे और अब वक्त है एक इंटरेस्टिंग कंपनी से मुलाकात करने का, एक बड़े डेवलपमेंट को लेकर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि शेयर का भाव हो 4,500 रुपए और दीप अगर आपको शेयर मिले 10 रुपए में, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया सर, मजा आ जाएगा। लगेगा ना? मजा आ जाएगा। और यही वजह है कि स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट पर है। शेयर का नाम है संदूर मैग्नीज। या संदूर मैग्नीज ने ऐलान किया है राइट्स इशू का। आइए मुलाकात करते हैं न्यूज पर यूज में इस कंपनी से। संदूर मैग्नीज और आयरन ओर का कारोबार करने वाली ये कंपनी है और 6 दशकों से ज़्यादा पुरानी कंपनी है इसी कारोबार में। और कंपनी के पास 2 माइनिंग लीज है, दिसंबर 2033 तक वैध है और बड़े भंडार हैं मैग्नीज ओर के और बाकी मिनरल्स के। आइए, हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पहले तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी
बहिर जी गोरपड़े साहब हैं, वो कंपनी के एमडी। उनका परिचय आपको दे दूं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से आपने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरीशिप भी आपने की हुई है और 2015 से कंपनी के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा पढ़ाई अरे बाप रे, भारी भरकम पढ़ाई की। क्रेनफील्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी से यूके में आपने मास्टर्स इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट किया है और जून 2020 से गोरपड़े साहब कंपनी के एमडी हैं। साथ ही हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, मोहम्मद अब्दुल सलीम साहब हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं माइंस के। बीकॉम और एलएलबी की डिग्री आपके पास है। अच्छा, आप भी कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीएस हैं और 2005 से आप भी कंपनी के साथ हैं। अरे लगभग साथ में, क्या बात है। और दूसरा, 1 अप्रैल 2020 से आप कंपनी के डायरेक्टर माइंस बने। आप दोनों का ही स्वागत है। गोरपड़े साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने सुना है, सही है ना कि आप 10 रुपए में ही राइट्स इश्यू दे रहे हैं। लोग बार बार ट्विटर पे ना मैसेज करके मुझे पूछ रहे हैं, अनिल जी आप गलत चला रहे हो, 10 रुपए में कैसे राइट्स इश्यू हो सकता है? कंपनी का भाव 3700-3800 है, आज 20% ऊपर 4500 है। तो पहले क्लेरिफाई कर दे, हाँ आप 10 ही रुपए में दे रहे हैं। नमस्कार अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस जी। आप जो बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं। जी। तो हमने कल अपनी बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर किया है कि 2 shares फॉर एवरी 1 share हेल्ड का राइट करेंगे और उसका इशू प्राइस विल बी ₹10 पर शेयर। वो डिक्लेयर किया है। ओके, सही सुना है आपने। बिल्कुल सर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ गोरपड़े साहब इतना बेहतरीन राइट्स इश्यू देने के लिए। अच्छा, एक चीज बताए, इसके बजाय आप बोनस ही दे देते, हर 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस, 10 रुपए लेने के बजाय, वही बात हो जाती। मैंने आइडिया था कि हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना है। हम एक 68 ईयर ओल्ड कंपनी है जी, और हमारे फोर फादर्स ने शुरू की है और माइनिंग कंपनी से मेटलर्जी में गए हम, और कंपनी का अप्स एंड डाउन्स हुआ, बाद में रिकवर हुआ। BIFR से हमने बाहर निकले हम, और उसके बाद 10% डिविडेंड से शुरू करके पिछली बार हमने 100% डिविडेंड तक पहुंचे हम, और अभी नेक्स्ट स्टेप लेंगे और ये लॉन्ग स्टैंडिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिले, तो इसलिए हमने ये सोचा है। तो बेसिकली सर, आप 1,80,00,000 शेयर इशू कर रहे हैं, राइट? आएंगे आपको 18 करोड़ रुपए। फ्रेंकली आपकी कंपनी को पैसे की जरूरत तो नहीं है, बराबर है, मतलब पैसे तो आपके पास ही हैं। पिछले क्वार्टर में आपने 110 करोड़ रुपए कमा लिए, तो अच्छी खासी कमा रही है। तो खाली प्योरली ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कर रहे हैं सर? शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड, और सेकंड बात यह है कि हमारे वॉल्यूम्स भी बढ़ने से लिक्विडिटी होगी मार्केट में, तो वो विचार से हमने ये सोचा है। ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए आज से भी, लिक्विडिटी के लिए आज से भी अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट कर दिया जाए, या फिर बोनस इशू दिया जाए, या फिर राइट्स इशू बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर दिया जाए, जो तीसरा ऑप्शन गोरपड़े साहब को अच्छा लगा। अब एक और चीज़ है जो मैं सलीम साहब से पूछना चाहता हूँ। सर, कमोडिटीज़ के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली माइनिंग, मिनरल्स, मेटल्स में। जो प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बना रही है उसके दाम बढ़ रहे हैं या आपके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं? एक्चुअली माइनिंग में रॉ मटेरियल होता नहीं है, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट होता है जी। सो प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ रहे हैं अभी। ओके, तो मतलब आप थोड़ा एक अंदाजा दें, जनवरी से लेकर मार्च में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कितने अंदाज से दाम बढ़े होंगे? थोड़ा एक अंदाजा लगाना चाहें हम तो। नहीं, वो एक साइक्लिक हिसाब से चलता है, तो स्पेसिफिकली अमाउंट को ले लेके बोल नहीं सकते हैं। अभी तो कर्नाटका में क्या है, जो भी माइनिंग होता है ऑनलाइन होता है, सो रेट्स वगैरह जो भी फ्लक्चुएट होते हैं आपको ऑनलाइन में दिख जाते हैं। So this is going in the normal price one, or these are expected to sustain for some more time. ये एक अच्छी बात है। अब गोरपड़े साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मार्जिन्स आपकी कंपनी के बहुत ही तगड़े हैं। पिछले 3 साल में मैं देख रहा हूँ 33% से मार्जिन लगभग आप 50% पे आ गए, करेक्ट? इतने मार्जिन्स आमतौर पर होते नहीं है। अब जिस तरह का माहौल है कमोडिटीज का, क्या आपको लगता है कि मार्जिन्स मेंटेन रह पाएंगे या फिर थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं? जरा एक अंदाजा दीजिए सर। देखिए, हमारे माइनिंग में तो अच्छे सस्टेनेबल मार्जिन्स रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कोविड का फर्स्ट वेव आया, तब पूरा इंडस्ट्रियल सिचुएशन डाउन था, और उसके बाद से स्लोली इंडस्ट्रियल सिचुएशन रिकवर हुआ, और तब रॉ मटेरियल प्राइसेस लो थे, बट तब अच्छा मार्जिन्स मिलने लगे क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस अच्छे मिलने लगे। ये मेटलर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, स्टील इंडस्ट्री, स्टील रिलेटेड, फेरोलॉयज और कोक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं।
बट उसके बाद अभी देख रहे हैं हम पिछले 3 से 4 महीने में रॉ मटेरियल का प्राइस ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ गया। स्पेशली कोल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस जो $120-130 में ट्रेड होता था वो $700 तक पहुंच गया। अभी फिर से पीछे आ रहा है, बट हाँ ये साइक्लिकल होगा, बट मार्जिन्स ऐसे लगता है कि थोड़ी देर तक सस्टेन होंगे क्योंकि पूरा इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है और ग्लोबल सिचुएशन भी बेटर हो रहा है। बात है सर, वही मैं मार्जिन से और आपका प्रॉफिट और जो सारे आंकड़े देख रहा था पिछले क्वार्टर के, तीसरी तिमाही के रेवेन्यू आपका साल दर साल 3 गुना हुआ है, कामकाजी मुनाफा 5.5-6 गुना, मुनाफा लगभग 6 गुना, 20 करोड़ से 110 करोड़, गजब की परफॉर्मेंस आई है। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल घोरपड़े साहब आपसे सर, क्या वजह है कि आपने इतना सस्ता राइट्स इश्यू देने का सोचा कि 10 रुपए में राइट्स दें? आप स्टॉक स्प्लिट भी करके लिक्विडिटी ला सकते थे, करेक्ट? आप बोनस इश्यू करके भी लिक्विडिटी ला सकते थे। क्या कोई ये टैक्स एफिशिएंट तरीका है या कोई और खास वजह आपके दिमाग में? मेन आइडिया ये था कि लॉन्ग स्टैंडिंग और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना था, तो हमने सोचा ये बेटर ऑप्शन होगा। ओके, अच्छा, अब चूंकि आप अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़िया है, तो क्या डिविडेंड पॉलिसी कुछ और चेंज करने वाले हैं, कुछ हायर डिविडेंड की तरफ बढ़ेंगे सर? अभी वही बताया मैंने, हमने जब PIFR से बाहर आए हम, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सस्पेंशन हुआ, उसके बाद बाहर निकले, उसके बाद से 10% डिविडेंड से शुरू होके 100% तक पहुंचे हैं अब, और अभी ये कर रहे हैं हम राइट्स इशू। तो नेक्स्ट AGM से पहले हम सोच के प्लानिंग करेंगे कैसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का, वो देख के करेंगे। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद घोरपड़े साहब और साथ ही अब्दुल सलीम साहब, और आपको बधाई एक बार फिर से, चूंकि आपने छोटे शेयर होल्डर्स के बारे में सोचा और एक सस्ता राइट्स इशू देने का प्लान किया। 10 रुपये में राइट्स इशू वाकई में लाजवाब है, कमाल का है। तो आई एम श्योर अब तो स्टॉक वैसे भी 20% ऊपर पे जा चुका है, लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास पुराने शेयर्स हैं उनके लिए बड़े फायदे की बात है। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि जो सर कह रहे हैं घोरपड़े साहब, देखिए हो सकता है स्टॉक स्प्लिट करते लिक्विडिटी हो जाती, हो सकता है बोनस देते लिक्विडिटी हो जाती, तो बोनस में शायद दाम उतने नहीं बढ़ते जितने राइट्स इशू में शेयर का दाम बढ़ा है, क्योंकि राइट्स इशू में अब भी जो खरीदेगा, जब तक राइट्स की रिकॉर्ड डेट ना है तब तक उनको फायदा है, एलिजिबल है। तो इसलिए शायद ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। तो चलिए देखिए क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल ये एक इन्वेस्टर फ्रेंडली मूव संदूर मैग्नीज की तरफ से। धन्यवाद सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। ओके, बाजार रिकवर करते हुए 17,700 का अब होल्ड करने के मूड में है। आखिरी आधे घंटे में बाजार नीचे जाने की इच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल, आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है वहीं पर डालते हैं नजर। बैंक्स वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं, उतार चढ़ाव हो रहा है बैंक्स में और यही बाजार को मूव कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से ट्रेड्स आपको लेने चाहिए। स्वागत करते हैं सचिन जी का BTSTT। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करनी है बाटा इंडिया इस पर्टिकुलर काउंटर में। 4 दिन के डिक्लाइन के बाद एक अच्छी अप मूव यहाँ पर नजर आ रही है। एक कंटिन्यूएशन है पैटर्न का, जिसका प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 2090 तक है पोजिशनली। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 2040 का, फाइनल टारगेट होगा 2090 का। खरीदारी करनी है बाटा इंडिया के फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस लगाना है 1984 पे। ओके, तो यह है आपके लिए बाटा जिस पर आपको करनी है खरीदारी। 2000 के पार ऑलरेडी जा चुका है और अब और तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 2040 2090 के टारगेट्स सचिन जी की तरफ से इस पर आ रहे हैं। चलिए तो बाटा पर रखिए नजर। कंज्यूमर स्पेस में कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर मूव अच्छी बन रही है। स्टॉक्स जो ऊपर आते हुए दिख रहे हैं वहां पर रखिए नजर। ओबरॉय रियल्टी बड़ी मूव इस पर एक बार फिर से आई है। रियल एस्टेट काउंटर्स में अच्छा एक्शन बना हुआ है। किरण जी भी हैं हमारे साथ तैयार। किरण जी बताएं ओबरॉय रियल्टी। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी आफ्टरनून। देखिए ओबेरॉय रियल्टी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। मुझे लगता है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए। 1000 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है, उसके ऊपर हम लगातार पिछले 1 घंटे से ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस अभी अगर कोई फ्रेश पोजीशंस लेता है या जिनके पास है उनके लिए स्टॉप लॉस अभी 985 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 1025 पहला, 1050 दूसरा।
तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। मेरे अगर पोजिशनरी रखना है तो काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए ओबेरॉय में। तो ये है आपके लिए ओबेरॉय रियल्टी, जहां पर आपको बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अपसाइड देखने को मिल रही है आरबीएल बैंक में, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है ये, इस सीरीज का पहला स्टॉक जो बैन में आया है, बट बढ़िया एक्शन में है। डेज हाई पर 3% ऊपर आपको आरबीएल बैंक दिख रहा है, तो नजर रखिएगा, बैन वाला स्टॉक अच्छे एक्शन में बन रहा है और यहां से भी तेजी के लिए हो रहा है तैयार। कैन फिन होम्स, इस पे अच्छी खरीदारी आ रही है। सुमित जी जरा देखें कैन फिन होम्स को। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कैन फिन होम के अंदर मेरे को लग रहा है पोजीशंस होल्ड करें, स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, मजबूत है, कोई भी डिप में खरीदारी करे और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। यहां से कैन फिन होम में आने वाले दिनों में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 700 रुपए तक के पहले इमीडिएट टारगेट होंगे और 700 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो 725 रुपए तक का मूव इसी रैली के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, नीचे के अंदर 650 के आसपास अभी इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, वो सपोर्ट को स्टॉप लॉस ध्यान में रखें और ऊपर में 700-725 के लेवल कैन फिन होम में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय जहां तक कैन फिन होम्स का सवाल है। सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में बड़ी तेजी है। अंबुजा सीमेंट 6.5%, एसीसी 4%, इंडिया सीमेंट्स अच्छी खरीदारी, ग्रासिम भी 2.5% ऊपर है, अल्ट्राटेक पे उतनी मूव नहीं आ रही है, बट सारे सीमेंट स्टॉक्स इस समय आपको दौड़ते हुए दिख रहे हैं। आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी गुड आफ्टरनून सर। कोई स्पेशल ट्रिगर जिसकी वजह से सीमेंट स्टॉक्स में एक बड़ी मूव आज ही आई है और डेज हाई पर लगभग सारे सीमेंट स्टॉक्स दिख रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए मुझे लगता है कि बैग्स के प्राइस, सीमेंट बैग्स के प्राइस में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले टाइम में, और मैं मानता हूं कि सीमेंट स्पेस काफी टाइम से चला नहीं है। मुझे लगता है कि यहां से सीमेंट पे अच्छा फोकस रहेगा। इंफ्रा एक्टिविटीज काफी जोरों से चल रही है, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर में फर्स्ट हाफ में जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की थी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, उससे ज्यादा ये फर्स्ट हाफ में होने की उम्मीद है। तो मैं मानता हूँ सीमेंट के पिकअप ज्यादा होंगे। इसी के साथ अगर आप एक बिगुल बजवा दे दीपांशु। बिगुल सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीपांशु, आपने सीमेंट की बात की तो सीमेंट का ही शेयर लेके आया हूं, और वो कंपनी है सांघी इंडस्ट्रीज। सांघी इंडस्ट्रीज मेरी वन टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। पहला टारगेट होगा 58 रुपीज का और दूसरा टारगेट होगा 82 रुपीज का। जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 82 है, शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 58 का है। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से Q3 के नतीजे बहुत दमदार रहे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, कच्छ का जो इनका प्लांट है इसका भी ऑपरेशन Q3 में कुछ हद तक हो गया है और भी एक्सपेंशन होगा ये साल में। ऑपरेशनल सेविंग्स इन्होंने लिग्नाइट पे काफी अच्छी की है और केपेक्स और डीलेवरेजिंग की पूरी योजना है। सांघी इंडस्ट्रीज मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है मिड कैप सीमेंट प्ले में। टारगेट होगा 82 का लंबे समय के लिए। सांघी इंडस्ट्रीज 58 और सीधा 82, 58 के बाद 62 नहीं है, 72 नहीं है। नहीं अनिल जी, सांघी इंडस्ट्रीज 82 क्योंकि बहुत अच्छी है। और अनिल जी मैं बार बार सांघी इंडस्ट्रीज जब भी बोलता हूं, अनिल जी सिंघवी इंडस्ट्रीज भी कब होगी? अब नहीं होगी, होनी होती तो हो जाती है, अब होने से रही है, अब तो गया समय से। मतलब हाँ, लेकिन एक है सिंघवी जो सीमेंट के मामले में बड़े दिग्गज, बिल्कुल अनिल सिंघवी साहब, जो पहले अंबुजा सीमेंट में हुआ करते थे। एब्सोल्युटली। तो अब बड़े वो श्री दिग्विजय के साथ, श्री दिग्विजय सीमेंट के चेयरमैन है, सुबेक्स में है, IDFC में वो, तो उन्हीं से काम चलाएं सर। मुझे तो सीमेंट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है। ओके, आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी एक तो अपडेट, लास्ट वीक सांघी इंडस्ट्रीज दिया था स्टॉक, आज 8% अभी जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया, उसके बाद और भी मोमेंटम आ रहा है और स्टॉक के अंदर मेरे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, लेकिन स्टॉक यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो ये तो था अपडेट सांघी के ऊपर। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया उसका भाव चल रहा है 48 रुपए 40 पैसे, 48 रुपए 60 पैसे। स्टॉक का नाम है गुजरात सिद्धि सीमेंट, GSCL सीमेंट जिसका सिंबल है। GSCL सीमेंट के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक ने आज 200 DMA लेवल तोड़े हैं, रिसेंट के हाई ब्रेक किए हैं, फरवरी के हाई ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि GSCL सीमेंट के अंदर यहां से 10 से 15% का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 53 रुपए से लेकर 56 रुपए तक के, 53, 56, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। 45 रुपए के आसपास के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं,
53-56 ये मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट है। ये टारगेट अगर अचीव होते हैं और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 60 रुपए प्लस लेवल भी इस बार गुजरात सिद्धि सीमेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें GSCL सीमेंट। ओके, तो गुजरात सिद्धि पर खरीदारी, सांगी इंडस्ट्रीज पर खरीदारी एंड ऑफ कोर्स लार्ज कैप में तो ACC अंबुजा आज आपको बड़ी तेजी दिखाई रहे हैं। थोड़ी देर में आपके लिए रिसर्च भी लेकर आएंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इन काउंटर्स में जो इतनी अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक जहां पर निचले स्तरों से बढ़िया रिबाउंड रहा है, इंडिया मार्ट। वागले साहब 4000 के नीचे गया था, तब से इस पर थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। आज 5000 के ऊपर है, इनफैक्ट 5260 का इसने आज का हाई भी बनाया है। जरा देखें इंडिया मार्ट को सर। दीपांशु, ये एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, मुझे लगता है इसमें बाय करके चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। लेवल्स वाइज बात करेंगे, मुझे लगता है ये 5330-340 1 से 2 दिनों में जा सकता है। करंट भाव पे ले ले, एक हाथ 50 रुपए की, एक हाथ करेक्टिव मूव आती है, बाय करें। 5000 का आपका स्टॉप लॉस, 5330, 5350 का टारगेट। टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में और आपको ऊपर जाते हुए काउंटर दिखेगा, तो नजर रखिएगा इस पर। इंडिया मार्ट इस पर अच्छी मूव आ रही है। अभी ओबरॉय रियल्टी की बात करी सुमित जी, NBCC भी ऐसा ही ब्रेकआउट दिखा रहा है सर, 3.5% ऊपर। जरा देखें इसको। बिल्कुल दिखा रहा है दीपांशु। एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद NBCC के अंदर लोअर लेवल से रिबाउंड और बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि NBCC यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है और स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 10% का तेजी का मूव यहां से इमीडिएटली देखने को मिलना चाहिए। 44 रुपए से लेकर 45 रुपए तक के तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और फिर ये 50 रुपए तक के लेवल भी दिखा सकता है। पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करें। आज ब्रेकआउट है, जल्दी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो यह है आपके लिए NBCC जिस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो रियल एस्टेट और सीमेंट, ये जो थीम है इसको आप हाथ से जाने मत दीजिए। अच्छे एक्शन यहां पर आते हुए दिख रहे हैं, दोनों काउंटर्स अच्छी मूव में है। और बढ़िया मूव में है आपके सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स। HAL लाइफ हाई 4% ऊपर, भारत डायनामिक्स बड़ी मूव, BEL बड़े ब्रेकआउट्स ऑलरेडी इस पर आते हुए दिख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, क्या चल रहा है सडनली ये जो 5-6 सेशंस में डिफेंस स्टॉक्स में इतनी बड़ी तेजी आई है, क्या देख रहा है बाजार सर? आत्मनिर्भर देख रहा है दीपांशु, और मैं मानता हूं कि ऑर्डर बुक में भी काफी अच्छी स्वेलिंग रहेगी, बढ़ोतरी रहेगी। और आपको अगर थोड़ा सा ध्यान, अगर आप याद करें, पिछले 1 महीने के पहले हम लोगों ने डिफेंस योद्धा लाए थे, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक, HAL, सारी कंपनियों के मजगांव डॉक। तो मुझे लगता है कि ये पूरा ही स्पेस में अच्छे रिटर्न बने हैं। वो डिफेंस योद्धा जो सिट के सिट लेके आए थे, अभी भी मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। HAL भी काफी बेहतरीन स्टॉक है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। डिफेंस स्टॉक ये पूरे साल का थीम रहेगा। है आपके लिए इस समय डिफेंस स्टॉक्स पर फोकस। लाइफ हाई पर ये काउंटर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। मजगांव डॉक पर अच्छी तेजी आई है। बंसल जी, जरा मजगांव डॉक का चार्ट देखें सर, ये भी अच्छे एक्शन में है। बिल्कुल दीपांशु, काफी अच्छा एक्शन है। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु, होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला जो इमीडिएट वाला टारगेट है वो है 317 से लेकर 320 का, तो क्लियरली होल्ड की राय है। गिरावट पे खरीदें। और दीपांशु, अगर कतार में कोई हमसे पहले नहीं है तो एक चार्ट कॉर्नर की बिगुल की गुजारिश। आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। जी सर बताएं। देखिए दीपांशु, रियल एस्टेट फ्लेवर में अभी रियल एस्टेट को आप डिस्कस कर रहे थे और यहीं से हमारा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की राय है। पिछले 3 दिनों से नैरो रेंज के अंदर था, उस नैरो रेंज से स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक एक डिसेंट अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है आज और कल में। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, 4-5 रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक साथ बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। DLF में हम बड़ा ब्रेकआउट देख रहे हैं, NBCC में, और गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट पर भी एक बड़ा शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में काफी दिनों का कंसोलिडेशन चल रहा है और बॉलिंजर बैंड्स काफी स्क्वीज होकर अब ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो यहां पर बाय करने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखना है 1680 पर। 1680 के स्टॉप लॉस से बाय करें गोदरेज प्रॉपर्टीज। पहला टारगेट होगा 1750 का, 1750 का पहला टारगेट, और इवेंचुअली स्टॉक 1780 को पार करके 1785 का टारगेट लगाना चाहिए। वो इवेंचुअल टारगेट है। तो खरीदारी की राय है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी की राय आ रही है। ओबरॉय रियल्टी पर अभी हमने अच्छी मूव देखी थी। NBCC के बारे में हम बात कर रहे थे। रियल एस्टेट काउंटर्स फ्रंट एंड सेंटर फिर से एक्शन में है। चलते हैं सुमित जी के पास और देखते हैं उन्होंने कौन सा स्टॉक किया है स्पॉट। सुमित के सुपरहिट।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है 70 रुपए 80 पैसे, 70.80 और 71, ये अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एनसीसी। एनसीसी के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 5 दिनों से स्टॉक ने मूव दिखाया, फिर छोटा सा 2-3 दिन का करेक्शन दिखाया और अब वापस से एक यूटर्न ले रहा है और यहां से एक अच्छा तेजी का मूव ये आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। एक हफ्ते का व्यू ले और एनसीसी के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 67 रुपीज का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 67 के नीचे इसके अंदर सपोर्ट बन रहा है। मेरे को नहीं लगता कि ये लेवल टूटेगा। मेरे को लग रहा है कि एनसीसी यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 75 का इसका पहला टारगेट बनेगा और 75 का लेवल जो कि 200 डीएमए लेवल्स है, इस बार अगर ये ब्रेक होते हैं तो 80 रुपए का मूव एनसीसी के अंदर आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। यहां पे सीएमपी पे एनसीसी में खरीदारी करें, 67 का स्टॉप लॉस लगाएं, 75 से 80 के टारगेट्स के। तो एनबीसीसी के बाद अब एनसीसी, एक और काउंटर जो सुमित जी को पसंद है इंफ्रास्पेस का, ये भी अब मूव करते दिख रहा है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर रखिए नजर, यहां पर एक्शन आपको और बढ़िया बनते हुए दिख रहा है और तेजी आई है कई सारे स्टॉक्स में। आइए, सिद्धार्थ जी भी फुल फॉर्म में है, दूसरा सुपर सेट उनके लिए। बताएं सिद्धार्थ जी। दीपांशु, ये स्टॉक का काम कड़क है, नाम ही खाली सॉफ्ट है और कंपनी है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। आईटी कंपनी, मिड कैप आईटी श्रेणी में मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। पहले टारगेट बता दूं, पोजिशनल टारगेट है 550 रुपए का, 550 रुपीज का टारगेट रहेगा बिरला सॉफ्ट पे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो इनका है $140 मिलियन का, जो पिछले क्वार्टर में $100 मिलियन आए थे। $1 बिलियन का रेवेन्यू आ सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में। अभी 4000 करोड़ के आसपास का आय है, जो 7,500 करोड़ के करीब हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में। अबिट 24 से 25% एबिट ग्रो हो सकता है सीएजीआर 2 सालों के लिए। बिरला सॉफ्ट मुझे लगता है मिड कैप आईटी में भी रुझान काफी अच्छा रहेगा। पोजिशनल टारगेट रखे 550 रुपए का बिरला सॉफ्ट पे। 10% की तेजी के लिए हो जाइए तैयार। बिरला सॉफ्ट है ये काउंटर जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी, मिड कैप आईटी पर रखनी है नजर। आइए, आईटी की बात निकली है, थोड़ी देर में आपसे बताएंगे टीसीएस कैसे रहेंगे इसके नतीजे और उसके बाद कहां पर रखनी है आपको नजर। पर उससे पहले 2:30 बज गए हैं और रोज की तरह सेठी साहब हैं तैयार, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है आपका सेठ साहब। बताएं सर, क्या इरादा है? आज एक्शन जबरदस्त है कैश मार्केट में, दोनों कैश के स्टॉक्स या फ्यूचर वाले भी? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक फ्यूचर्स का स्टॉक है, और उसके पहले एक अनिल जी अपडेट है फ्राइडे वाले स्टॉक के बारे में। मैंने रिकमेंड किया था रूपा एंड कंपनी, 440 के लेवल पे रिकमेंड किया था, 480 का टारगेट था, वो आज अचीव हो गया अनिल जी। वाह, बधाइयाँ, क्या बात है। आज ही हो गया फ्राइडे वाला, इतना जल्दी? हाँ, फ्राइडे वाला आज ही होगा। बधाई बधाई बधाई, बहुत बढ़िया सर। बताएं अब आज क्या इरादा है? अनिल जी, पहले कैश मार्केट स्टॉक का बताता हूँ। जो कैश मार्केट का आज का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह, स्टॉक का नाम है सोमानी सेरामिक, जो कि अभी 668 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। भारत की एक लीडिंग सेरामिक, विट्रिफाइड टाइल्स, सैनिटरीवेयर और बाथ फिटिंग्स बनाने वाली कंपनी है। 11 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बहुत ही जबरदस्त। पूरे भारत में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 328 तो इनके खुद शोरूम्स हैं, 2000 डीलर का नेटवर्क है, 6000 सब डीलर्स का नेटवर्क है, और नॉर्थ इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है ब्रांड। कंपनी की 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। बाकी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इस तरह से रियल एस्टेट की डिमांड में हमने तेजी देखी है, हाउसिंग पे सरकार का फोकस है। इन सबको देखते हुए मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अपने हाई 970 से अच्छा खासा करेक्ट होके इस 667-68 के लेवल्स पे आ गया है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। FIS DIS भी अराउंड 22.7% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कोटक है, L&T है, फ्रैंकलिन है। मेरा इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 700 रुपए का, स्टॉप लॉस 650 रुपए। 650, 700, ये लो आ गया 690, तो रिवाइज करो। अच्छा अनिल जी, अभी ये मिड कैप का दौर चल रहा है, तो अनिल जी ये तो बोलते ही बढ़ जाते हैं। 700, मेरे ख्याल में 720 तक के लेवल्स के लिए होल्ड करना चाहिए, और अपने स्टॉप लॉस को भी बढ़ा देना चाहिए। 670 के आसपास का स्टॉप लॉस कर देना चाहिए। 670 का स्टॉप लॉस, 700, 720 के टारगेट, और ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से कैश मार्केट का। आपने कहा एक फ्यूचर्स का भी है सर? हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज
स्टॉक का नाम जो कि अभी 291 अप्रैल फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। देखिए अनिल जी, इसमें हाल ही में हमने देखा इन्वेस्को का ब्लॉक डील के जरिए 7% उन्होंने हिस्सेदारी बेची, और वो जो इन्वेस्को के निकलने से एक जो हर्डल था, जो इसके मर्जर में मेजर हर्डल इन्वेस्को ही था, वो एक क्लियर होता दिख रहा है। हालांकि अभी भी उनके पास 11% के करीब स्टेक बचेगी, बट मुझे लगता है एक बार ये मर्जर हो जाता है तो बहुत बड़ी एक सब्सटेंशियल अपसाइड स्टॉक में होनी चाहिए। सोनी के साथ मर्जर के बाद इसका भारत में 33% डोमिनेंट मार्केट शेयर है, नंबर 1 मीडिया कंपनी हो जाएगी। फिर इन्होंने जिस तरीके से पहले ये सब डील के आसपास बोला था, स्पोर्ट्स पे अच्छा खासा फोकस रहेगा, आईपीएल की अब जो नेक्स्ट बिडिंग आएगी उसमें सर्टेनली ये पार्टिसिपेट भी करने चाहिए, उसका भी एक अच्छा पॉजिटिव मुझे लगता है इसमें होना चाहिए। उसके अलावा देखिए इसमें सोनी आ रही है 11,000 करोड़ का करेगी 300 के भाव में, आज उसके नीचे ये स्टॉक मिलता है। एक बार ये मर्जर फ्रुक्टिफाई हो जाएगा तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, और बाकी शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि अभी जो ब्लॉक डील होने के बाद अब वापस से इसमें मोमेंटम बनना चाहिए। 305 के मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट है और 285 का स्टॉप लॉस रखते हैं। 285 का स्टॉप लॉस, 305 के टारगेट के लिए यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट में करें खरीदारी आप। ये है राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई जी में भी इस वक्त तो स्टॉक बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपको आगे की तरफ। दीप तैयार है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी? सब काम टाइम से हो रहा है एकदम बराबर? बिल्कुल सर, एकदम टाइम से, और टाइम से ही चलते हैं अनिल जी के पास। बिल्कुल स्ट्रैटेजी थोड़ी रिकवरी है निचले स्तरों से। डाउ फ्यूचर्स जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो लगभग 150 अंक नीचे हो गए थे, वहां से देखिए तो अब 90 अंक ही नीचे हैं, तो निचले स्तरों से 50-60 अंकों की रिकवरी है डाउ फ्यूचर्स पर नैस्डैक अच्छा नहीं लग रहा है सर। 1% नीचे आज आपको नैस्डैक दिखेगा। पिछले हफ्ते 4% नैस्डैक फिसला था। यूएस की बॉन्ड यील्ड 2.7% के पार है, 3 साल की ऊंचाई। मई में एक्सपेक्टेड है 0.5% की रेट की बढ़ोतरी होगी, आज भी हम देखें तो 2.75 पर यूएस की बॉन्ड यील्ड पहुंच चुकी है, तो वहां से आईटी पर दबाव पड़ रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी हल्की सुस्ती दिखा रहे हैं। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार है। फ्रांस में तेजी है, जर्मनी और यूके में दबाव है, और एशिया में तो आज भारी गिरावट थी। हांगकांग 3%, चाइना 2.5%, जापान 0.5%। तो उसके मुकाबले सर हम ठीक ठाक हैं जैसा एशिया रहा, बट थोड़ी सुस्ती ग्लोबल मार्केट्स में भी है। हमें क्या करना है? दीप, ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे खरीदना है, ऊपरी सिरे पे बेचना है। लोअर एंड है 17,600 के नीचे, आइडियली 17,600, 650, 17,700 से आप खरीदने का मूड बना सकते हैं धीमे धीमे नीचे टुकड़ों में, और वही काम करता हुआ दिख रहा है। 17,700, 650 की रेंज में आज आपने बॉटम बनाया। ऊपर में 17,775, 17,850 रुकावट की रेंज है, वहां जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। शॉर्ट करने के लिए थोड़ा और ऊपर का इंतजार करेंगे, 17,850 प्लस के ऊपर के देखेंगे। सो रेंज बाउंड है। निफ्टी में न बड़ी तेजी दिख रही है न बड़ी मंदी दिख रही है, और क्यों वो मैं आपको डेटा में बता दूं। 17,700 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, इसकी संभावना पूरी है। ये वीकली सीरीज जो परसों एक्सपायर होगी बुधवार को ही, 17,700 के पुट पर 65 लाख शेयर है, 26 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 17,800 के ऊपर भी आज आप नहीं निकलेंगे, इस बात की भी संभावना पूरी है, क्योंकि 17,800 के कॉल्स पर भी 65 लाख शेयर है, 23 लाख आज ही जुड़े हैं। तो आप ये देखो 17,700 और 17,800 100 पॉइंट की रेंज में दोनों जगह बराबर ओपन इंटरेस्ट से पुट और कॉल में आज भी बराबर, यानी कि पुट राइटर और कॉल राइटर या दोनों ही राइट करने वाले आदमी बड़े समझदार हैं। दोनों बेचो, इधर पुट बेचो इधर कॉल बेचो। आशीष कितने पैसे मिलते होंगे? एक पुट और 17,700 का पुट बेच दो, 17,800 का कॉल बेच दो। देखते हैं कौन है हमारे एक्सपर्ट का, एक बार पैनल दिखा दीजिए कौन है जिसको मैं सवाल पूछूं, तुरंत बताएं। सुमित जी जरा चेक करो, 17,700 का पुट बेचने पर 17,800 का कॉल बेचने पे कितने पैसे आते हैं, वो उससे आइडिया लग जाएगा कि पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों बराबर पोजीशन बना के बैठे हैं। दोनों साइड 65 लाख शेयर और दोनों साइड 25 लाख शेयर आज जुड़े हैं, यानी कि प्रीमियम खाने का पूरा इरादा बना रखा है। बिल्कुल, तो ये आपको दिख रहा है। तो इसलिए न 17,700 के नीचे की डाउन साइड रिस्क ज्यादा है, न 17,800 के ऊपर की गुंजाइश ज्यादा है। 17,775, 17,850 ऊपर, 17,700, 17,600 नीचे की सपोर्ट है। क्लियर है? अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सेम सिचुएशन है, 37,500 के नीचे नहीं जाना है, 38,000 को पार नहीं करना है। क्यों? 37,500 के पुट पर है आपके लिए 31 लाख शेयर और 38,000 के कॉल्स पे है 28 लाख शेयर, 11 लाख शेयर दोनों तरफ जुड़े हैं। तो 500 पॉइंट के 37,500 का पुट भी किसने बेच रखा है, 38,000 का कॉल भी बेच रखा है, और दोनों तरफ की प्रीमियम कमाने का इरादा है कि प्रीमियम में जो टाइम वाइज डीके होगा या कई बार रेंज बाउंड मार्केट होता है तो भी वॉलेटिलिटी प्रीमियम घट जाती है, तो दोनों का फायदा उठाने का मूड है। सो 37,500 के आसपास आएगा खरीदना है, 38,000 के आसपास बेचना है। कैसे? 37,525, 37,350 की रेंज में लेना है, ऊपर में 37,850, 38,000 की रेंज में बेचना है। बहुत क्रिस्टल क्लियर रेंज बाउंड डेटा है, न बड़ी तेजी करनी न बड़ी मंदी करनी। हाँ, अब इसमें एक ही चीज हो सकती है, डाउ फ्यूचर्स अगर फिसलना शुरू कर दें तो आप
नीचे की रेंज की तरफ आ जाएंगे, डाउ फ्यूचर रिकवर करना शुरू कर दे तो आप ऊपर की रेंज की तरफ आ जाएंगे। ये वहां है। पर रखनी है नजर। हाँ, बस वही है। और आज इससे पहले कि कुणाल जी पूछे 3-5 कोई लेवल ऐसा खास है नहीं खास है नहीं, क्योंकि डेटा साफ दिख रहा है। हाँ, एक ही चीज़ है, चूंकि हम 17,700 के नज़दीक हैं, अगर 17,700 के नीचे 3:05 के तक टिके रहते हैं तो फिर 17,650 625 तक की जगह खुल जाती है। तो 17,700 आपका होल्ड होना चाहिए 3:05 तक। ऊपर में तो 17,800 है, तो वो तो अभी दिख नहीं रहा, थोड़ा दूर है। तो ये आपके लिए 3 बजे का लेवल 17,700 17,800 की रेंज है। बैंक निफ्टी पे वही 37,500 38,000, कुछ भी नया नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई खास लेवल नहीं है दीप जिसके बारे में बात करूँ आज। एक सवाल था, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि राइटर्स प्रीमियम खाने के मूड में हैं, अब राइटिंग तो हर किसी के काम की बात नहीं है, स्किल चाहिए होती है, उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जो ऑप्शंस खरीद कर ट्रेड करते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे? हाँ, तो खरीद के ट्रेड करते तो फिर आप नहीं, तो खरीद के ट्रेड करते तो रिस्क भी तो कम होती है। ऐसे अगर प्रीमियम जाने वाला है तो फिर क्या करेंगे? जाने ही दो आज के लिए, मत खरीदो, जबरदस्ती तो ऐसे ये बाजार फेवरेबल नहीं है ना। सी आज अगर कोई ट्रेडर दोनों बेच रहा है, 100 पॉइंट की रेंज में पुट और कॉल बेच रहा है, करेक्ट, तो या तो उसको बहुत शार्प और स्मार्ट होना पड़ेगा, करेक्ट है ना। आप टाइम वाइज प्रीमियम भी खाना चाहते हैं, वोलेटिलिटी कम होगी उसकी प्रीमियम भी खाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप रिस्क भी तो अनलिमिटेड ले रहे हैं। जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है, मुनाफा तो उतना ही जितना प्रीमियम है। करेक्ट। सो नेचुरली जो ज़्यादा रिस्क लेगा उसको ज़्यादा रिवॉर्ड होना चाहिए, मार्केट का नेचर तो यही कहता है। करेक्ट। सो अगर आपको लगता है कि इंडेक्स रेंज बाउंड है, तो जनरली इंडेक्स रेंज बाउंड होते हैं, उसमें ऑप्शन बायर्स मरते ही हैं। हाँ, नुकसान होता ही है। हाँ, ऑप्शन बायर को फायदा कब होता है? एक तरफा मार्केट में पुट खरीदे और जोर से मंदी हो तो लॉटरी लग जाती है, कॉल खरीदे एकदम जोर से तेजी हो जाए लॉटरी लग जाती है। तो ऑप्शन बायर तो किस्मत पे ज्यादा भरोसा करता है, और ऑप्शन सेलर स्किल्स पे ज्यादा भरोसा करता है। अब स्किल्स को कोई न्यूज गलत साबित कर सकती है, और आपकी किस्मत कभी कोई न्यूज आ जाए तो आपको अच्छा साबित कर सकती है। अब आप देख लें आप में ज्यादा क्या है, किस्मत ज्यादा अच्छी है, स्किल्स ज्यादा अच्छी। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही एक साथ मिलना बहुत मुश्किल काम है कि आपकी स्किल्स भी अच्छी हो और किस्मत भी बहुत अच्छी हो। तो इस समय स्किल ट्रेडर्स को ज्यादा ट्रेडिंग में एक वो क्या बोलते हैं इसको, गट फीलिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो सिक्स सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वक्त आप स्क्रीन देखेंगे आपको 2 ट्रेड हो रहे हैं, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। सो आप कभी ये नहीं कह सकते कि बाइंग हो रही है सेलिंग है। कोई ये बोलता हम भी जब शुरू करियर शुरू किया था तो बोलता आज बहुत बाइंग है, तो हम सोचते बाइंग है मतलब तो बेचा भी तो होगा ना किसी ने, जितना खरीदा उतना ही बिका भी है ना। तो आप कैसे कहेंगे बाइंग है? करेक्ट। और सेलिंग बहुत है, खाली इंडेक्स को देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते ना कि बाइंग या सेलिंग है, कुछ और भी तो फॉर्मूला होना चाहिए। ये तो इंडेक्स है, अगर इंडेक्स या भाव ना हो तो आप कैसे पता करेंगे? सो इफेक्टिवली आपको जब आप ये ट्रेड करते हैं तो उसमें आपके लिए गट फीलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्स सेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जो नए नए हमारे ट्रेडर्स पिछले साल 1.5-2 साल में मार्केट में उतरे हैं, उनको अंदाजा लगाना हो कि बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि आप जब मार्केट ब्रेड्थ खोल के देखते हैं, वो टॉप 5 आपके ऑर्डर्स आते हैं स्क्रीन पर कि किस भाव में बायर खड़ा है, किस भाव में सेलर खड़ा है। अगर जिस भाव में बायर है और किसी को बेचना है, बेचने के 2 तरीके, या तो जिस भाव में बायर खड़ा है उसको बेच दें आप, या दूसरा तरीका ये अपने भाव से खड़े हो जाए। फॉर एग्जांपल 1700 रुपए में कोई बायर है, कोई आपको स्टॉक बेचना है, आपने बोला नहीं मैं 1701 में रख देता हूँ, कोई लेके जाएगा तो ठीक है, और दूसरा नहीं 1700 में खड़ा है मैं तो 1700 में बेच दूंगा और 1699 वाले को भी दे दूंगा। तो अगर आप नीचे की टिक पर सेल करते जाते हैं तो इसका मतलब मार्केट में सेलिंग है या स्टॉक में सेलिंग है, और ऊपर की टिक में आप बाय करते जाते हैं तो इसका मतलब एक बाइंग है। और अगर आप इंतजार करते दोनों खड़े आराम से, तेरी मर्जी हो तो बेच देना, तेरी मर्जी हो तो खरीद लेना, तो फिर ये इस तरह का मार्केट हो जाता है, रेंज बाउंड वाला मार्केट, कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे आप एक एज ए लेमैन, मतलब जिसको ज्यादा समझ नहीं है मार्केट की, वो ये अंदाजा लगाना चाहता है कि किसी स्टॉक में बाइंग है या सेलिंग है, तो आप उसकी मार्केट ब्रेड्थ खोलिए, देखिए दोनों तरफ के ऑर्डर्स, और देखिए कि किस तरह के ऑर्डर्स पे काम हो रहा है, लास्ट ट्रेड जो हो रहा है वो आपको किस प्राइस पे नजर आ रहा है। ये एक फॉर्मूला आप अपना कर देख सकते हैं, शायद आपको थोड़ी इससे ज्यादा समझ, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी मार्केट की, स्टॉक्स की। चलिए, तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन, किस तरह से आप बाजार को पढ़ सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट है, थोड़ा अपने स्किल्स पर ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु देखिए, जब ऐसा रेंज बाउंड मार्केट होता है ना, तो ऐसे टाइम पे ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाले स्टॉक्स होते हैं, इनके अंदर मोमेंटम आता है और इनके अंदर मूव आता है। आपको ध्यान होगा तो अप्रैल स्टार्ट हुआ था, तभी हमने कहा था कि हमें लग रहा है कि आने वाला 1-1.5 महीना मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए होगा। और पिछले 7 से 10 दिन में देखिए आप किस तरह के मूव एक एक करके स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। कुछ एग्जांपल पहले दे दिए, अब जो स्टॉक और दे रहे हैं वो भी देखिएगा कैसे चलेंगे। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 42 रुपए 25 पैसे, और इस स्टॉक की अब फिर से सुबह हो चुकी है और स्टॉक का नाम है सुबेक्स। सुबेक्स के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव बनने वाला है। यहां पे स्टॉक के अंदर सीएमपी पे खरीदारी करे। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने जस्ट अभी रिबाउंड लिया है, ये शुरुआत है। यहां से 10% से लेके 20% तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में सुबेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना है 39 रुपीज 50 पैसे के आसपास। 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे सुबेक्स के अंदर। ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे 46 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। 50 रुपए का लेवल निकलने पे ये स्टॉक में रैली और एक्सटेंड होगी और फिर और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। 39-39.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 46 से 50 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय सुबेक्स में खरीदारी करने के 46 और 50 दो टारगेट के लिए आप करें खरीदारी। ये स्टॉक है कमाल करने को तैयार। आइए बढ़ते आगे। इससे पहले कि भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो, जल्दी से एक बार टीसीएस के नतीजों पर व्यू ले लें, क्योंकि आज सुबह भसीन साहब की तरफ से भी 3 आईटी शेयरों में खरीदारी करने की राय आई थी। तो आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कैसे रहेंगे टीसीएस के नतीजे। आशीष बताएं अनुमान। सर ठीक ठाक नतीजे आएंगे हर लिहाज से। अगर आप देखें तो ग्रोथ है, लेकिन कहीं पे भी आपको बड़ी ग्रोथ या फिर निराशा नजर नहीं आ रही है। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कहे जाएंगे, क्योंकि अगर आप आय में देखें तो पिछले तिमाही के मुकाबले करीब 3.5% का जो है इजाफा नजर आएगा। जो इनके डॉलर रेवेन्यू है बाजार बहुत क्लोजली ट्रैक करता है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 3% की तेजी नजर आएगी। इनका कामकाजी मुनाफा यानी एबिट यहाँ पर देखें तो करीब राउंड फिगर 4% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन में अच्छी बात है कि पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग फ्लैट ही अनचेंज्ड ही माने जाएंगे, क्योंकि 25% के मार्जिन जो है पिछली तिमाही में रिपोर्ट किए थे। इस बार 25.1% का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 3.4% की जो ग्रोथ है वो नजर आएगी। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हो, डॉलर आए हो, यहाँ पर 3% का इजाफा नजर आएगा। लेकिन क्योंकि बड़ी डील विन जो है इस तिमाही आधार पर देखें पिछली तिमाही के मुकाबले तो लगभग सपाट ही रही है। आगे की गाइडेंस क्या रहती है, क्या आउटलुक रहता है, यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हर पैरामीटर पर करीब 3-3.5% की ग्रोथ रहेगी। बड़े फ्लैटिश से नंबर आएंगे। ओके, तो कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशंस है नहीं इस बार जहां तक टीसीएस की बात है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ले लें। सिद्धार्थ जी कैसे अप्रोच कर रहे हैं नतीजों का सीजन आईटी के लिए, क्या है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस? देखिए, मैं मानता हूं कि आशीष ने जो पूरा विश्लेषण किया है सही है, और मैं मानता हूं कि टीसीएस स्ट्रीट्स के एस्टिमेट्स को भी बीट कर सकता है। जो कंपनी 4500 में बायबैक कर रही है उसमें डेफिनेटली काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन फंडामेंटल्स है, और हम लोग बहुत पॉजिटिव है। 4350 4350 का हमारा टारगेट है टीसीएस पे। नतीजे अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि इंफोसिस के भी नतीजे काफी दमदार रह सकते हैं, और गाइडेंस इन्होंने इंप्रूव की है। क्या पता ये क्वार्टर में भी वो गाइडेंस इंप्रूव करे। तो टीसीएस फॉलोड बाय इंफोसिस, ये दोनों पे नजर टिकाए रखे, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आ सकते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकती है टीसीएस। आज सुबह भसीन साहब 3 आईटी कॉल्स भी देकर गए थे सर। बिल्कुल, तो उनकी तरफ से एचसीएल टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट सिस्टम, इन 3 शेयरों में खरीदारी करने की राय भी आई है। आइए भसीन साहब से ही करते हैं फिर से मुलाकात। सर नमस्कार, स्वागत है। आज थोड़ा दबाव दिख रहा है ऊपर के लेवल पर, जैसे बाजार थोड़ा ऊपर आता है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बताएं सर पहले तो अपडेट्स। हाँ, तो अनिल जी देखिए मार्केट रोटेट कर रही है। आपको याद है 1 महीने पहले सीमेंट में बहुत ज्यादा से मंदा था। अगर आपको याद हो तो 280 पे मैंने अंबुजा, 2150 में एसीसी, 22,000 में श्री सीमेंट और 5850 में अल्ट्राटेक का था। देखिए कहाँ भाव है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, बिकॉज क्रूड एंड कोक एवरीथिंग वाज प्राइस्ड इन। उसी तरह से हम सब कह रहे हैं कि डील पाइपलाइन इन IT will come out with very strong guidance. In fact, मैं यहाँ कह सकता हूँ TCS might up its guidance. साथ में margins at 25.5 would be the highest in the industry and highest in this quarter. And अब मुझे लगता है deal pipeline is only going to get stronger. So I am very positive on IT stocks. There are volatility. Persistent has fallen below the stop loss. But अगर आपको रहना है तो ये सेक्टर, और मैं आपको और बताऊं अनिल जी, आज सब IT पे शॉर्ट होके जा रहे हैं। डोंट बी सरप्राइज जब ये कल 5% ऊपर भी बन सकते हैं, बिकॉज नैस्डैक इज ओवरसोल्ड, बॉन्ड यील्ड्स आर प्राइस्ड इन, और वहां जो न्यू लिस्टेड स्टॉक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पेटीएम और दी
fintech, that is where the real money is being taken out. In large cap IT you will see very strong numbers. आपको और अपडेट दे दूं अनिल जी, वर्लपूल आपको 1660 पे कहा था, 1730 बिक गया। आपको HDFC लाइफ का था 570 हो गया, 550 वाला। AB कैपिटल 117 हो गया। सीमेंट के शेयर मैंने कह दिया, और गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF आउट परफॉर्म है। तो आप कहें तो मैं दोनों तीनों आज रीट्रेड करता हूं जो मेरे सुबह के कॉल्स हैं, क्योंकि आपको यू विल बी सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड। और वैल्यूएशंस आपके लिए देखिए 17,800 पे कंफर्ट लेवल भी देखना है किस सेक्टर में, किस स्टॉक में हूं। ओके, परफेक्ट है। तो ये आपके लिए 3 स्टॉक सुबह के हैं जो टेक महिंद्रा, HCL टेक और परसिस्टेंट खरीदारी करने की राय IT शेयरों में आती हुई दिख रही है। अब बताएं सर आज की फ्रेश पिक्स। अनिल जी, एक तो HCL टेक और ये तीनों में मैं रीइटरेट करता हूं, और चौथा मैं इसमें ऐड करूंगा। अब एक ही शेयर है जो मुझे लगता है, जो मैंने आपके यहाँ फ्राइडे को भी कहा था, RBL बैंक। मुझे लगता है RBL यहां से आउट परफॉर्म करेगा। 130 का भाव है, 124.5 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 155 का भाव आपको दिख जाना चाहिए इन द नेक्स्ट वीक। तो ये है आपके लिए RBL बैंक। RBL बैंक हालांकि बेन में है ना आज, बराबर है। RBL बैंक में करें खरीदारी, 131 रुपए के आसपास है, 124.50 का स्टॉप लॉस है और 135 का टारगेट, 155 का टारगेट, माफ कीजिएगा। एक ही पिक है सर, नहीं, और बाकी तीनों सुबह वाली, राइट? बाकी सुबह तीनों वाली है अनिल जी, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं वही रखना चाहता हूं जो मेरी, जहां पे मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। परफेक्ट है, ठीक बात है सर। तो RBL बैंक एक और फ्रेश स्टॉक है, बैन में है, डिलीवरी के हिसाब से खरीदें, बैन से बाहर आएगा तब आप अपने हिसाब से फ्यूचर्स में देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद वसीम साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। और एस्कॉर्ट्स, हाँ, एस्कॉर्ट्स पे बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। क्यूबोटा जापानीज प्रमोटर को प्रेफरेंशियल शेयर जारी हो गए, लिस्ट हो गए। अब ये जारी होने के बाद एस्कॉर्ट्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का बन रहा है और कौन से नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं, पुराने इन्वेस्टर्स में किस किस तरह से लोगों ने बेच दिया है जो ओपन ऑफर आया था, पूरी डिटेल्स के साथ वरुण दुबे हमारे साथ है तैयार। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो बेसिकली एक अपडेट इन्होंने दिया एस्कॉर्ट्स ने अपनी शेयर होल्डिंग का, उसके चलते थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये हुआ है कि सब ये मान के चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स हो, FPI हो और बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने शायद अपनी पूरी स्टेक जो है वो बेच दी है। इस तरह की खबरें जो है वो मार्केट में है। नो डाउट अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ इन्होंने शेयर बेच दिए हैं, लेकिन याद रखिएगा एस्कॉर्ट्स का जो ओपन ऑफर था वो 14 मार्च से 28 मार्च तक खुला था। उसके बाद जो शेयर्स आपके लौटाने जाने वाले थे वो दरअसल 11 अप्रैल, यानी कि आज आपके वो शेयर जो है आपको लौटाए जाएंगे, यानी कि आपके कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए। जो टोटल बिड्स मिली थी वो करीब 5.2 करोड़ शेयर्स की थी। कुबोटा का चाहिए थे करीब 3.74 करोड़ शेयर्स के आसपास। तो हुआ यह है कि अब इनको अपनी फाइलिंग करनी थी मार्च की, तो मार्च में एस्कॉर्ट्स ने जो फाइलिंग की है उसमें जितने 5.2 करोड़ शेयर्स मिले हैं सबके सब कुबोटा के शेयर होल्डिंग में दिखाए गए हैं। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग जो फेब में 8.16% थी वो कम होकर 0.28 हो गई। FPI 15.53 जो थी वो 3.57 हो गई। झुनझुनवाला जी जिनका करीब 5.68 5.7% के आसपास का हिस्सा था वो तो अब जीरो, यानी कि वो दिखाई नहीं रहा है कि उनका शेयर होल्डिंग है। और रिटेल का हिस्सा 11.83% से घटकर 8.83 हो चुका है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो करीब 72-73% के आसपास आने वाला है। अब ये मान के चलिए कि जितनी शेयर होल्डिंग थी, भले वो म्यूचुअल फंड्स की हो, FPI हो या झुनझुनवाला जी की हो, इनने अपनी पूरी की पूरी अगर शेयर होल्डिंग भी ओपन ऑफर में दे दी थी तो भी एक्सेप्ट तो 72-73% ही होगी। अगर ऐसा होता है तो जो नई शेयर होल्डिंग होगी उसके मुताबिक म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग करीब 2-2.25% के आसपास की होगी, FPI 4.25%, राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग जो है वो करीब 1.5% के आसपास निकल के माफ़ कीजिएगा आनी चाहिए, और रिटेल की करीब 3-3.25% के आसपास की। तो जो अभी आप शेयर होल्डिंग देख रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोफोर्मा शेयर होल्डिंग है जो कि मार्च में इनको क्योंकि डिस्क्लोजर देना था इसके लिए इन्होंने दिया है। आने वाले दिनों में आपको नई शेयर होल्डिंग देखने मिलेगी और हो सकता है उसमें ये जो नाम है वो फिर आपको लौटते दिखाई दे, और हो सकता है कि झुनझुनवाला जी का स्टेक भी आपको 1% के ऊपर दिखाई दे सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अभी शेयर होल्डिंग, नहीं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो हमने एस्कोर अकाउंट में रखे हैं शेयर्स उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और जो 2.1 करोड़ शेयर इसके पहले उनके पास थे उसको तो लॉक इन शेयर्स है जो कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में इनको दिए गए थे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं इस समय की शायद पूरी शेयर होल्डिंग नहीं, अज्यूम कर रहे हैं कि दो एजम्पशन है इसमें। एक तो अनिल जी कि आपके पास जितने थे आपने दे दिए,
टेंडर कर दिया और उसमें से 72% अब आपके एक्सेप्ट होंगे। अगर उससे कम दिए हैं तो कम एक्सेप्ट होंगे, तो आपकी शेयर होल्डिंग और बढ़ के आई थी। फॉर एग्जांपल आके झुंझुनवाला जी, जिनके पास मेरे ख्याल से 75 लाख के आसपास, हाँ 75 लाख शेयर है। अगर मान के चलो पूरे 75 लाख शेयर उन्होंने ओपन ऑफर में दे दिए थे, तो उनकी पहले होल्डिंग 5.68% थी। अगर उसमें 72% एक्सेप्ट होते हैं, बाकी बच भी जाते हैं, तो बचे कुछ शेयर होंगे 1.59% के आसपास, जो कि 1% के ऊपर की होल्डिंग होगी। तो ये जो नया शेयर होल्डिंग जब आएगा तब तो आपको इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर ये हो गया कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न सही नहीं है, ये सही नहीं है। सबमिट होने के बाद का है। हाँ, ये सबमिट होने के बाद का, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद का अभी तक एक्सेप्ट होने का आया नहीं है। नहीं, आ जाएगा। आज जो आपके वापस जाने वाले शेयर्स वो आपके अकाउंट में आएंगे, तो उसके बाद आएगा। अगर 100% एक्सेप्ट हो गया तब तो ये ठीक है। 100% तो अनिल जी, हाँ अगर हो गया तो होगा नहीं, वो बात सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100% हो गया तो ये है, तो ये है 80 हुआ तो 80 के हिसाब से, 60 हुआ तो 60 के हिसाब से। राइट, तो हमने 72 के हिसाब से लगाया है। परफेक्ट, क्योंकि 5.2 करोड़ है और 3.74 करोड़ है जो कुबोटा को चाहिए था, उस हिसाब से 72% आता है इसके। ठीक बात है, ठीक बात, डन डन डन। क्योंकि सरप्राइजिंग है कि झुंझुनवाला साहब इतनी बड़ी हिस्सेदारी एक बार में। हाँ नहीं, वो तो 2000 रुपए में क्यों नहीं बेचेंगे भाई। भाव कितना, 1600 1650 कितना है। सिर्फ ये अनिल जी सरप्राइज है, क्योंकि पहले लोग बोल रहे थे कि शायद म्यूचुअल फंड्स और झुंझुनवाला जी नहीं करेंगे टेंडर, लेकिन उन्होंने टेंडर किया है। ये समझ में आता है इससे। नहीं, क्योंकि 2000 रुपए का भाव एक बार दे दो, वापस ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और मिल भी रहा ना मार्केट में। मार्केट में आपको 1600 1650 1700 में चाहिए जितना मिल रहा है, तो 300 रुपए कौन छोड़ेगा। और उसमें भी अगर 70% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाए तो आपके आधी होल्डिंग पे 300 रुपए बन गए। ऐसे आधी होल्डिंग 300 रुपए ट्रेड करने जाओ तो ट्रेड न कर पाओ, क्योंकि लेने बेचने की कॉस्ट ही भारी पड़ जाए। करेक्ट, इम्पैक्ट कॉस्ट जो आ जाए तो वो तो कोई भी छोड़ेगा नहीं, ये बात तो सही है। तो उसका पूरा फायदा उठाया गया है। चलिए, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। एक फंडामेंटल ड्राइव भी ले ली जाए एस्कॉर्ट्स पर। सिद्धार्थ जी, अब तो पूरा जो कुबोटा का डील होनी थी हो गई, थोड़ा आर्बिट्राज जो अभी दिख रहा है वो स्क्रीन पर है, बट उसके अलावा क्या अप्रोच रहनी चाहिए सर एस्कॉर्ट्स पर 1600 के लेवल? देखिए दीपांशु, ये दोनों ही स्पेस में मैं मानता हूं कि एस्कॉर्ट्स में तो जो हो चुका, पर ये जो ट्रैक्टर स्पेस है इसमें हमारी राय M&M पे ज्यादा जोरदार है। हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक वर्सेटाइल प्ले देता है अलॉन्ग विद ट्रैक्टर्स, तो एस्कॉर्ट्स पे तो हमारी नजर नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ये पूरा जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये तो ऑलमोस्ट पूरा होते जा रहा है, बट अगर आपको ध्यान देना है फ्रेश, तो M&M एक काफी अच्छा बेहतर हो सकता है। इसके साथ दीपांशु, मैं अच्छी एक बिरयानी खिलाना चाहूंगा, अगर सुपर सेट का बिगुल बजवा दे तो। नहीं, हम तो एड्रेस भेजेंगे। बिगुल किस लिए, हम बिना बिगुल के खा लेंगे। बिगुल की क्या जरूरत है, घर पे मंगाए ऑफिस में। हाँ, घर पे मंगवाए ऑफिस में मंगाते हैं, सबके साथ शेयर। सुमित जी को भी, सुमित जी आपको भी बिरयानी खानी है? अनिल जी, हमको बोलो बिगुल की जरूरत नहीं, मैं एड्रेस देता हूँ ऐसा ही। हाँ, वही तो बोल रहे हैं हम। देखो, गांव बसा नहीं, लुटेरे तैयार है। पहले सुमित जी हमारे तो आने दो, हमारे आएगी तो हम आपके यहाँ भी भिजवाएंगे। रुको, सिद्धार्थ जी के लिए बिरयानी का बिगुल सुपर सेट। देवयानी जी नहीं, बासमती राइस वाली कंपनी है अनिल जी, और दावत कंपनी है KRBL इंडिया गेट की जो ब्रांड है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बासमती राइस का KRBL। इस पे खरीदारी की राय है, 80 कंट्रीज में से ज्यादा कंट्रीज में इनके एक्सपोर्ट्स होते हैं। और अच्छी बिरयानी का अगर अच्छा सोल्यूशन मिले तो वो है बेस्ट बासमती राइस। KRBL बहुत बेहतरीन कंपनी है, इस पे खरीदारी की जा सकती है। टेक्निकल रूप में अगर आपको देखना है, 275 का टारगेट होना चाहिए KRBL पे। अगर टेक्निकली स्टॉप लॉस रखना है तो 198 का रखें। KRBL बेहतरीन बिरयानी बनेगी KRBL के बासमती राइस से, इस पे खरीदे। पहले तो पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन बनाना है तो KRBL खरीदना चाहिए। तो 237 पर खरीदें, 275 का टारगेट, 198 का स्टॉप लॉस, KRBL इस पर करनी है खरीदारी। निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका साहब हैं हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है इस समय? 17,700 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 92 के आसपास मिल रही है। 60 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 160-170 के टारगेट होंगे। निफ्टी ऊपर बाउंस हुई, बाउंस के बाद हम लोग देख रहे हैं वापस 17,700 के आसपास आई है। एक बार ब्रेकडाउन भी हुआ था, बट स्ट्रेंथ ऊपर के लेवल पे नहीं दिख रही है। और खास बात यह है कि TCS के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बट उसके डेटा अच्छा नहीं बन रहे हैं। इन्फोसिस में भी थोड़ी सेलिंग दिख रही है। तो ओवरऑल IT में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो रिजल्ट से भी कुछ ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव सरप्राइज भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 17,700 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। 91-92 में टारगेट 160-170 होंगे और स्टॉप लॉस
रुपए का होगा। आपके लिए निफ्टी 17,700 की पुट खरीदने की बात, आईटी से सपोर्ट नहीं आ रहा है और वापस 17,700 के अभी थोड़ा नीचे निफ्टी फिसला है। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर क्या करना है, क्योंकि अभी हमने देखा बैंक निफ्टी पर भी 100-125 अंकों की गिरावट आई है सर, 37,650 पर। देखिए, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट ओवरऑल ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन आज दिखा है, कॉल राइटिंग काफी हो रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में कंपेयर करें तो निफ्टी का डेटा ज्यादा वीक है, तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस निफ्टी में आ रहा है, तो निफ्टी का ही ट्रेड लेंगे। वैसे बैंक निफ्टी को भी अभी बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेटा में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, ऊपर बाउंस पे सेलिंग आ रही है, ये एक नेगेटिव डेटा दिख रहा है। बाउंस पे सेलिंग आ रही है, ये नेगेटिव डेटा है और इसलिए आप बाजार में भी एक्शन ऐसा ही बनते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। रेंज बाउंड मार्केट है, अब रेंज के निचले स्तरों की तरफ बाजार मूव कर रहा है, बट कैश मार्केट में बड़ा एक्शन है और एक स्टॉक जो अच्छा स्पाइक दिखा रहा है, 5% ऊपर है, रेमंड। कुणाल जी जरा रेमंड का चार्ट देखें, अभी अभी जो ये स्पाइक आया है सर, क्या करना है इसमें? देखिए, बहुत बेहतरीन चार्ट है और सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स में चार्ट बहुत ही शानदार, लगातार स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और बिल्कुल होल्ड करने की राय है। जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 880 के आसपास रखा जाना चाहिए। स्टॉक ने 900 के लेवल्स को पार कर लिया है, 4 डिजिट्स की ओर बढ़ रहा है, होल्ड करने की राय है। पहला पड़ाव 950 के आसपास की राय। 950 के पास जो पहला पड़ाव है वहां तक तो आप बने ही रहें। रेमंड पर एक बढ़िया स्पाइक इस समय आते हुए दिख रहा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ये भी एक काउंटर है, अच्छी तेजी में है, 12% ऊपर ये स्टॉक पे आते हुए दिख रहा है, इस पर भी रखिए नजर, अच्छे एक्शन इस पर बन रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे तो एसआईपी स्टॉक भी रह चुका है। एमआरपीएल, बंसल जी इस पर अच्छी मूव है, 7.5% एमआरपीएल। दीपांशु, काफी अच्छी मूव है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो दोनों चल रहे हैं, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। नीचे से चले हुए हैं और यहाँ पर अब नजर रखनी चाहिए, यहीं पर ही 55-56 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। 56 रुपीज की अगर नेकलाइन तोड़ता है तो स्टॉक एक बड़ी तेजी की तरफ जाएगा, तो जिनके पास है होल्ड करें। जिनको नया खरीदना है वो वेट करें, 56 रुपीज की नेकलाइन की टूटने का वेट करें। ये नेकलाइन टूटेगी तब एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये है आपके लिए एमआरपीएल। क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर, इस पर भी एक अच्छी मूव आ रही है, 2% ऊपर ये आया है। सचिन जी, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर देखें सर। दिवांशु, यहाँ पर एक अच्छा बेस नजर आ रहा है। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर 370 के आसपास से ही रिबाउंड दिखे हैं एंड जिस तरीके से इसका आरएसआई है, मुझे लग रहा है ऑलरेडी ये डिनोट कर रहा है कि 390 के आसपास का जो हर्डल है वो पार होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस से ही ट्रेड करना है। 370 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन्ड है, ट्रेजेक्ट्री ऑन द हायर साइड ही होनी चाहिए। 415 के आसपास इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का नजरिया रखना चाहिए। 370 के स्टॉप लॉस के साथ अक्यूमुलेट करने में कोई हर्ज नहीं है 410-415 के लक्ष्य के लिए। 415 के लक्ष्य के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर रखें नजर। इनफैक्ट एमआरपीएल की अभी हम बात कर ही रहे थे और सुमित जी का मॉर्निंग का पिक भी था एमआरपीएल। बढ़िया टारगेट्स के लिए सुमित जी ने खरीदारी की राय दी थी, 55 और फिर 60 के टारगेट। सुमित जी, पहले टारगेट के बेहद करीब एमआरपीएल, क्या करना है सर? बस दीपांशु 30-40 पैसा ही बचा है। अच्छा हुआ आपको याद आ गया, जैसे ही आए तो मेरे को लगता है टारगेट अचीव का मोहर तो बिल्कुल लगाइए। और जैसे कि मैंने सुबह भी कहा था, एमआरपीएल के अंदर अभी चाल शुरुआत हुई है, 60 रुपए तक के लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलने चाहिए। आने वाले दिनों में उसके भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तो प्रॉफिट में है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते चले और पोजीशंस होल्ड करें। अभी और ऊपर का मूव देखना बाकी है। तो यह है आपके लिए एमआरपीएल, पोजीशंस होल्ड करें क्योंकि यहां से और अच्छी मूव आनी बाकी है। फिलहाल सुमित जी के पहले टारगेट के बेहद करीब है ये स्टॉक, इस समय मूव इस पर आ रही है। लिंडे इंडिया, इस पर आज ऊंचाई से गिरावट है। हमने देखा कि स्टॉक ने आज हाई बनाया था 4200 का, वहां से अगर आप देखें तो फिलहाल 4000 के नीचे फिसलते हुए दिखा है, बट एक ड्रीम रन रहा है लिंडे इंडिया के लिए और अभी भी एक्शन अच्छा ही रहा है। आज 4000 का स्तर भी छुआ है। कुणाल जी, आपको आपके तो रेडार पर है ही, बट लिंडे इंडिया यहां से भी और एक्शन एक्सपेक्ट करें? 4000 तक तो आ ही गया है। देखिए, बहुत ही शानदार ड्रीम रन स्टॉक में रहा है और वर्टिकल राइज इसमें आता हुआ दिखा। और मुझे याद पड़ता है दीपांशु, जब इसमें ये क्लीन हाइड्रोजन की खबरें आई थी उस समय लगातार हम लोगों ने इस पर खरीदारी की राय दी थी और वहां से हमने देखा है कि लगभग 30% की तेजी, बिल्कुल स्ट्रेट रन देखने को मिला है।
अब इसके बाद देखिए कुछ सुस्ताना इसका लाजमी है, ऊपरी स्तरों से थोड़ी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में एक बार अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली बने रहें। मुझे लगता है कि अभी तो इसकी यात्रा बाकी है, अभी और ऊपर के लेवल्स इस पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय लिंडे इंडिया, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में बना हुआ है, थोड़ा ऊपर से हल्का हो रहा है, कोई बात नहीं, स्टॉक में बढ़िया तेजी रही है। टोबैको स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बना हुआ है। आज सुबह हम वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, जहां पर दमानी साहब ने हिस्सा बनाया। आईटीसी में तो अच्छी एक्शन ऑलरेडी बन ही चुका है। गॉडफ्रे फिलिप्स देखिए, आज ये स्टॉक बड़ी मूव दिखा रहा है, 13% ऊपर गॉडफ्रे फिलिप्स का चार्ट इस समय दिख रहा है। किरण जी जरा देखें, गॉडफ्रे फिलिप्स 13% की मूव। दीप, शानदार अपमूव देखने को मिल रही है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखने की सलाह है। फ्रेश पोजीशंस इनिशिएट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा 12% है, थोड़ा सा ड्रॉप पे आपको एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। 1140 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और पोजिशनली मुझे लगता है कि अगर हफ्ते डेढ़ हफ्ते देते हैं तो 1350 का पहला रेजिस्टेंस है, वही टारगेट मान के चलना चाहिए। वो पहला लेवल रहेगा जहां पे आपको रिव्यू लेना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय। जहां तक गॉडफ्रे फिलिप्स का क्या सवाल है, बढ़िया एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव दिखाता है। मूव आ रही है सीमेंट काउंटर्स में, जबरदस्त तेजी सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स आपको इस समय दिखा रहे हैं। आइए जाने क्या चल रहा है सीमेंट पैक में जो इतनी बड़ी मूव आई है। वरुण है हमारे साथ तैयार। डेफिनेटली दीप, तो सबसे बड़ी जो रीज़न है सीमेंट के स्टॉक्स में उछाल आने का वो है मांग। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट के मैनेजमेंट का भी एक बयान है कि कैलेंडर ईयर 2022 में सीमेंट की जो डिमांड है उसमें करीब करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे रीजन है इसके वजह से। अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ होने वाली है उसका फायदा मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर में आप देख रहे हैं कि लगातार आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में रिकॉर्ड सेल्स देखने मिल रही है अक्रॉस इंडिया, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। ग्रामीण आय जो है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब तक आपने देखा था कि ग्रामीण आय जो है वो काफ़ी सबड्यूड थी कोविड के चलते, लेकिन अब जैसे जैसे रिकवरी होगी वहाँ पे भी अच्छा खासा ट्रैक्शन आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहीं ना कहीं धीमी पड़ी थी, और अब तो आत्मनिर्भर भारत हो या फिर कोई और पॉलिसी हो, उसके चलते इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। इनफैक्ट यूनियन बजट में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 48,000 करोड़ रुपए के आसपास की योजना जो है उसको दिया गया था, और 8 मिलियन घर बनाने के आसपास का टारगेट रखा गया था FY23 के लिए। वहीं यूनियन बजट में 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान किया गया था। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसका भी कहीं ना कहीं ऐलान किया गया था, तो इससे भी सहारा मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि घर और खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड बनाने का काम है, उसमें सीमेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और वहीं से इस पूरे सेक्टर की ग्रोथ जो है वो आते हुए दिखाई देगी। यही नहीं, अगर आप सीमेंट के दाम भी देखेंगे तो पिछले कुछ समय में सीमेंट के दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। नॉर्थ और साउथ में अगर आप देखेंगे तो 20 रुपये प्रति किलो, वेस्ट में करीब 10 रुपये प्रति बैग माफ़ कीजिएगा, और ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में करीब 15 रुपये प्रति बैग के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और एक बात आपको समझनी है, क्योंकि अब 2 महीने रह गए हैं, मानसून आने वाला है, और उसके पहले कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो जोर पकड़ती है, और हमेशा हमने देखा है उसके पहले ज़्यादातर सीमेंट के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी आती है। इस बार भी वो ट्रेंड देखने मिला है, और डिमांड जो है वो इंटैक्ट है। तो इसी का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है कि अक्रॉस सीमेंट स्पेस अगर आप देखेंगे तो आपको तेज़ी भी देखने मिल रही है। बीएमसी ने तो ऑलरेडी पूरा शहर खोदा ही हुआ है। काम भी वैसा ही चल रहा है इसमें। सही बात है। चैनल चेक हो जाता है सर। एक इंस्टीट्यूशन है जो हर वक्त काम करती हुई नजर आती है। हाँ, नजर आती है। परसीव टू बी वर्किंग, है ना, कहीं भी चले जाओ आपके। और सबसे ज्यादा नाइटमेयर तो है ईस्ट से वेस्ट में जाना होता है। अगर सीधे सीधे जा रहे हो तो फिर भी ठीक है। पता नहीं यही क्यों खास बात है, आज तक समझ में नहीं कि ईस्ट से वेस्ट वाले फ्लाईओवर्स में खोदना क्यों जरूरी है। मतलब इधर से उधर, इधर वाला इधर नहीं आ सके, इधर वाला इधर नहीं आ सके, अपनी लेन में अपनी इधर ही रहो। ईस्ट वाले ईस्ट में रहो, वेस्ट वाले वेस्ट में रहो। वो भयंकर काम है, मतलब क्या बोलेंगे। हाँ, आइए तैयार है जय ठक्कर कैश का ऑप्शन। बताएं जय, गुड आफ्टरनून, क्या करना है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, सुबह तो हमने कॉल ऑप्शन दिया था 38,000 का, 220 के आसपास दिया था अनिल जी, एंड 318 गया वो। वहाँ पे हमने ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी, बिकॉज एक चीज अनिल जी एक देखने मिली कि आज 38,000
निकलने की चांसेस तो थे, एंड जो निकलते देखने मिले भी। 38,100 का इनफैक्ट हाई भी लगाया बैंक निफ्टी ने, बट ये भी चीज़ देखने मिल रही है अनिल जी, क्या हाई लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर रहा है। 38,100 नाउ सीम्स टू बी वेरी क्लियर रेजिस्टेंस, बट ऑन द फ्लिप साइड अनिल जी 37,500 एक क्रूशियल लेवल भी है। तो बैंक निफ्टी जो है वो ये 500 पॉइंट के रेंज में, और मुझे ऐसा लग रहा है कल या तो परसों तक जो एक्सपायरी है तब तक हमें रेंज में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो एक लॉन्ग स्ट्रैंगल यहाँ पे इनिशिएट करेंगे हम अनिल जी। 37,500 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे जो 230 पर अभी ट्रेड कर रहा है, एंड 38,000 का अनिल जी एक कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे। करीब करीब अगर राउंड फिगर देखें तो 159-160 हो रहा है। तो अनिल जी 230 एंड 160 ये दोनों का टोटल अगर हम देखें तो 390 होगा। 38,000 का कॉल खरीदे आप 160 पर, और 230 पर 37,500 का पुट खरीदे, टोटल होगा 390 अनिल जी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 180 पर, 180 पर स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। ये दोनों, ये जो जोड़ी है इसका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट अनिल जी बनेगा 707 का, एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है दैट इज 840। सो 840 तक भी अनिल जी ये टोटल हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। 390 अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक बड़ा मूव आइदर साइड फ्रॉम दिस रेंज हमें देखने मिल सकता है। दैट मस्ट बी एज गुड एज 700 से 800 पॉइंट का इवेंचुअली। 37,750 है, या तो 38,500 हो जाएगा, नहीं या तो 37,000 हो जाएगा मिनिमम, ऐसा मेरा मानना है। तो ये है बैंक निफ्टी पर आपके लिए स्ट्रेटजी ऑप्शंस की जय जो बता रहे हैं। तो एक बार जरा आपके सामने स्ट्रेटजी आ जाए, नोट कर लें आप कि किस तरह का बड़ा मूव आने की उम्मीद कर रहे हैं। किसी भी एक तरफ आ सकता है। जय 37,500 टूटेगा तो बड़ा मूव आएगा, 38,000 टूटेगा तो बड़ा मूव आएगा, या 37,000 देख रहे हैं आप? हाँ यस अनिल जी, आपने सही कहा। अनिल जी व्यू क्लियरली ये नहीं बनकर आ रहा है कि 37 ही आएगा, बट देन यस इधर साइड आ सकता है। और ये दो लेवल जो है 37,500 और 38,000 अनिल जी, जहाँ पे आप देखें तो अच्छा खासा बिल्डअप भी है। तो यही लेवल्स के आर पार हमें एक बड़ा मूव आते हुए देखने मिलेगा। आई एम श्योर कि ये परसों जो एक्सपायरी है, ये ट्रंकेटेड वीक है, तो वहां तक ही हमें देखने मिल जाना चाहिए। इसी के बीच में रह जाएगा तो अनिल जी मैं सरप्राइज हो जाऊंगा कि 38,000 और 37,500 के बीच में एक्सपायरी आ गई, पर अदरवाइज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आ जाएगा। ओके, तो ये बताओ कि फिर किस लेवल के बाहर निकलने पर लॉस अनलिमिटेड हो नहीं, लॉस तो हो गई ना अनलिमिटेड, दोनों पुट कॉल ही खरीद रहे हैं आप, बराबर है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। पुट और कॉल दोनों खरीदे, 390 की कॉस्ट है, और आप लगाएं 180 का स्टॉप लॉस और 707 और 840 के टारगेट के लिए। तो जय बिल्कुल साफ तौर पे इंतजार कर रहे हैं कि रेंज के किसी एक सिरे पे जोर से बाहर निकले बाजार। आइए बढ़े आगे, उससे पहले गोदरेज ग्रुप को लेकर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने गोदरेज कैपिटल लॉन्च किया है। क्या है गोदरेज कैपिटल के प्लान्स, और ग्रुप की किन किन कंपनियों को मिलेगा फायदा, और किस तरह की शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगी इस कंपनी की, इस पर बातचीत की हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने गोदरेज कैपिटल के चेयरमैन फिरोज शाह गोदरेज से। सबसे पहले आप हमें ये समझाइए इस एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या है। ये गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंडर एक कंपनी आपने सेटअप की है, बट इसका स्ट्रक्चर एंड द वे इट विल हेल्प और बी बेनिफिशियरीज टू द अदर गोदरेज एंटिटीज, एग्जैक्टली क्या थॉट प्रोसेस उस पर रखा गया है? As you rightly pointed out, Godrej Capital has been set up as a subsidiary of Godrej Industries. Under Godrej Capital, we currently have two other companies, Godrej Housing Finance, which has already been in operation since late 2020, and we also now have an NBFC called Godrej Finance. So, but Godrej Capital will be the financial services arm of the Godrej Group. While certainly we will look at opportunities to partner with various parts of the group ecosystem, as we have, for example, in Godrej Housing Finance, by partnering Godrej Properties customers. The goal here is to build a large retail financial services business, which will only get a slight benefit from its relationship with other group entities. But the opportunity we see is as a much bigger one. And I think today we've now had an experience of about a year and a half in financial services through Godrej Housing Finance. And what we're committing to now is a larger financial services play, which we see as a huge potential opportunity for the group over the next several decades. But verticals की अगर हम बात करें मनीष, and I want you to come in here, because when you're talking of NBFC, obviously you are looking at not just housing, there's a retail play which he said, so automobiles, small medium enterprises, MSMEs, वहाँ पर कितना focus होगा to start with? So I think step by step शुरुआत हमने करी with the housing finance company. The very clear idea there was
help people buy the homes they are looking to buy, give them a better solution, give them a better financing option. Sure. So starting with housing, moving on to small business. Now there are customer segments, जैसे small business है, and then there are product offerings in that space. Within small business आप देखें तो there is the loan against property business, which is what we've started. Very similar customer group, or very often the same customer, also has a requirement to working capital loan, supply chain finance, basically capital to grow business. Sometimes it's mortgage, it's against a mortgage property, जैसे कि LAP. Sometimes it's unsecured based on cash flows. So these are our areas of immediate focus. As we go forward, जैसे आप पूछ रही थी, is there an opportunity to look at other financing options? Maybe, and we'll look at that in the years to come. But I think यही जो opportunities है वो काफी बड़ी है. उनमें बहुत काम लगेगा. तो ये थे गोदरेज ग्रुप के प्लान्स फाइनेंशियल सर्विसेज में उतरने के, और ज़्यादा संभावना जो बनती है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए बनती है. उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा फायदे की बात है. जो गोदरेज ग्रुप घर बनाता है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, उनके लिए हाउसिंग लोन्स इजीली अवेलेबल हो. रेडीमेड ऑडियंस है, सिर्फ केटर करना है. बिल्कुल. और गोदरेज के तो सारे सबसे बढ़िया बात ये कि सारे वो जो कस्टमर्स हैं वो जो सैलरीड क्लास ज़्यादा है, फॉर्मल इकोनॉमी वाले. हाँ, फॉर्मल इकोनॉमी वाले, तो वो आराम से उनके लिए वहाँ पर एनपीए लेवल्स बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, रेडीमेड मार्केट है. तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को इसका बड़ा फायदा होता दिखेगा. एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज आज किरण जी ने मेरे ख्याल से रिकमेंड किया था, राकेश जी ने किया था. किरण जी की भी मूड बन रहा था, मूड बनते बनते रह गया. किरण जी जरा चार्ट पे आ दीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज. गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट बहुत ही अच्छा है. मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिलेगी, और ये जो न्यूज आपने अभी चलाई ये बहुत ही स्ट्रांग है. मेरा मानना है कि 1700 का छोटा सा बैरियर है, पर एक बार 1700 के ऊपर की क्लोजिंग जब आएगी तब एग्रेसिव होकर बाय करना चाहिए. पोजिशनली मुझे लगता है कि आपको 1875 1900 के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो काफी बड़ी है, पर 1700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए. जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है उनके लिए 1675 कैश लेवल्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. ओके, तो ये आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी. आई थिंक सिद्धार्थ जी भी इसे कवर करते हैं. सिद्धार्थ जी, आपके एक सुपर सेट है वो भी लेंगे, और एक बार जरा बताएं भी सर कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को. दीपांशु, आप अनिल जी के साथ रहते हैं तो अब आपका भी मतलब शार्प मेमोरी हो गई है. तो बिल्कुल ये घर बनाती है, मकान नहीं, और यही मैं कहते आया हूं गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है. ये पूरे समूह में अगर बैलेंस शीट वाइज कोई अच्छी कंपनी हो, मुझे जो पसंद है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज. बहुत सारे जो इनके जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होते हैं वो एसेट लाइट होते हैं. लैंड किसी की और ये खाली प्रॉपर्टी डेवलप करके देते हैं. साथ ही साथ 3 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं 2.5 लाख स्क्वायर फीट का. तो गोदरेज प्रॉपर्टी 1900 के टारगेट के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं. इसके साथ ही अगर बिगुल बजवा दे तो बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट. बताएं सर. गोदरेज की बात कर रहे हैं, जी फॉर गोदरेज. ये स्टॉक भी जी से ही है. गुजरात गैस पे खरीदारी की राय है. बहुत ही बेहतरीन कंपनी है गुजरात गैस, यहां पे खरीदारी करनी चाहिए. लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी, 13,300 कस्टमर्स, 580 सीएनजी गैस स्टेशन है इनके. हेल्दी कैश फ्लोज है. कर्ज जो है, कर्ज रेगुलरली ये कम करते जा रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग मार्जिन है. गुजरात गैस पे खरीदारी की राय है. टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म टारगेट 570 रुपए का रखना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट रखे तो 775 का टारगेट होना चाहिए. 570 शॉर्ट टर्म और 775 लॉन्ग टर्म. गुजरात गैस पे खरीदारी की राय. बिल्कुल, गुजरात गैस काफी बड़ा करेक्शन भी इसमें हो चुका है, और अब करेक्शन के बाद ये एक्शन में आने के लिए है तैयार. एक्शन में सचिन जी भी, बिगुल उनके लिए BTSTT. बताएं सर. दीपांशु, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना चाहूँगा. पीडीलाइट इस पर्टिकुलर काउंटर में जिस तरीके से इसने 2500 का बैरियर तोड़ा है, वहाँ से सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर ही नज़र आ रहा है. लगभग 8% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है. एंड जिस तरीके से इसने पिछले 6 दिन की जो अपमूव थी वो एक सिंगल टिक में निकाल दिया, तो मुझे लग रहा है काफ़ी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो सकती है. शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो टारगेट होगा अराउंड 2370 के आसपास का,
इमीडिएट टारगेट होगा 2410 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2488 पे। फ्रेश शॉर्ट्स करने हैं पीडीलाइट के फ्यूचर्स में। ओके, तो सेल कॉल आते हुए दिख रहा है, वो है पीडीलाइट, जिस पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इस समय ये स्टॉक वीक दिख रहा है सचित जी को। गोवा कार्बन, जरा इसको पुल अप करिए, और इसके लिए खबर भी आती हुई दिख रही है। डॉली खन्ना ने Q4 में 1.38% हिस्सा खरीदा है गोवा कार्बन में। पालविया साहब के रेडार पर काफ़ी एक्टिवली रहता है ये स्टॉक, कई बार इसे रेकमेंड भी कर चुके हैं। बट एक बार जरा सुमित जी इसका चार्ट देखकर बताएं। डॉली खन्ना ने 1.38% हिस्सेदारी खरीदी और ये खबर आने के बाद स्टॉक थोड़ा रिएक्ट भी कर रहा है इसमें। स्टॉक के अंदर मोमेंटम है दीपांशु, स्टॉक के अंदर अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। गोवा कार्बन, फिलिप कार्बन, दोनों ही स्टॉक्स के अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। जहां तक गोवा कार्बन का सवाल है, स्टॉक ऊपर में 590 से 600 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि 535 के आसपास बनेगा। 590 से 600 रुपए तक के टारगेट गोवा कार्बन में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कार्बन पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक भी इस समय रिएक्ट करते हुए दिख रहा है, ट्रेड में एक्शन में आ रहा है गोवा कार्बन। ओके, डेल्टा कॉप, इसके आने वाले हैं नतीजे, और नतीजों से पहले स्टॉक में थोड़ा दबाव बना हुआ है। 2.5% नीचे डेल्टा कॉप ट्रेड कर रहा है। जरा कुणाल जी एक बार डेल्टा कॉप के चार्ट पर राय दें नतीजों से पहले, इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, चार्ट काफी मजबूत है और एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद एक तेजी बनी और अब थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। कुछ टॉपिंग आउट भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर नजर आता है, तो हो सकता है कि आपको यहां पर थोड़ा बहुत एक करेक्शन देखने को मिले, लेकिन नीचे लेवल्स पर मुझे लगता है डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। खरीदारी के लिए सबसे सही लेवल्स होंगे 310 रुपए के आसपास। तो मान लीजिए इसमें नतीजों के बाद या नतीजों से कुछ पहले आपको बिकवाली देखने को मिले तो 310 के आसपास डेल्टा कॉर्प को खरीदारी करने के लिए। तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप, जहां पर आपको करनी है खरीदारी 300 के आसपास, ना कि करंट लेवल्स पर। नतीजे भी आएंगे, पोस्ट मार्केट आने वाले नतीजे देखते हैं कल सुबह कैसा रहेगा इस पर रिएक्शन। आखिरी 10 मिनट करते हैं कल की तैयारी। आइए आज की फाइनल स्ट्रैटेजी अनिल जी के साथ। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स में तो रिकवरी है। शो की शुरुआत में 150 अंक नीचे थे, जब स्ट्रैटेजी ली 2:30 बजे तो 90 अंक नीचे थे, अब सिर्फ 50 अंक ही नीचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी निचले स्तरों से हल्के रिकवर हुए हैं, बट बॉन्ड यील्ड तो बढ़ी हुई है, तो वहां से दबाव बना हुआ है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, सुस्ती छाई है। कच्चा तेल 2% नीचे है, $100 के पास इस समय, बट रुपया भी आज कमजोर हुआ है, लगभग 76 का आज लेवल रुपये ने भी छुआ है। तो सुस्ती है ग्लोबल मूड माहौल में। थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर सुधरे हैं बट वीक ही हैं, क्या करके जाए? कुछ करने जैसा लग नहीं रहा बहुत रेंज में। हाँ, मतलब बहुत तेजी है, बहुत मंदी वाला मामला है नहीं। तो ऐसे में ओवरनाइट रिस्क क्यों रखना है? अब 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है, तो वही है कि नीचे में आप वही 17,600-650 के सपोर्ट रेंज पे हैं, नीचे बंद हो रहे हैं दिन के निचले स्तरों पर, तो लेकर जाना बनता नहीं है। बेचने के लिए ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर है। बैंक निफ्टी जरूर 37,500 के ऊपर ही बंद हो रहा है, तो ठीक है। तो आई थिंक फ्रेश ट्रेड कुछ भी नहीं करना है। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को अगर आपको हेज करना है, स्पेशली लॉन्ग को, तो 17,500 का एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं और 37,000 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, या 37,300-400 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं बैंक निफ्टी पर। अपनी रिस्क के हिसाब से आपको कितना रखना है। अगर कम रिस्क रखनी तो आप 37,400 का ले लीजिए पुट ऑप्शन। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 37,000 का पुट ऑप्शन लेकर अपनी लॉन्ग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 17,600 या 17,500 का पुट ऑप्शन लेकर, ताकि अगर कोई गैप से नीचे खुलने का कहीं कुछ हो जाए तो आपको रिस्क ना रहे, बस उतना ही। और शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं और आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो 17,800 का कॉल ले सकते हैं, या फिर 38,000 का कॉल ले सकते हैं बैंक निफ्टी पर। नई पोजीशन बनाने की राय नहीं है इसमें। स्टॉक स्पेसिफिक ठीक है, नया फ्रेश कुछ नहीं। हेज के साथ होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर। हाँ, बस उतनी जो है वो संभालने बहुत है। नया बनाने जैसा कुछ मार्केट में दिख नहीं रहा। स्टॉक्स में है, इंडेक्स में नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर राय। आइए वागले साहब के पास चलते हैं। एक बिगुल वागले का बंडल। बताएं वागले साहब। रियल एस्टेट में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। डीएलएफ बीटीएसटी करके चलना चाहिए। 405 का करंट भाव है, 400 का एक रेजिस्टेंस इसने निकाला है। कम से कम एक 10 से 15 रुपए की मूव कल के दिन में आनी चाहिए। कल सुबह ही आपको 415-418 के लेवल्स मिलने चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस 399, टारगेट 418 के चाहे 418 का होगा स्टॉप लॉस। ओके, ये है आपके लिए राय जहां तक डीएलएफ की है। फाइनल कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छा
एक्शन बनते हुए दिखा है। शुगर स्टॉक्स में टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड अच्छी मूव आई है। बलरामपुर चीनी देखिए, इस पर अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, इस पर मूव आ रही है। EID पैरी तो सुबह से ही आपको अच्छे एक्शन में दिखा है, तो शुगर पर भी रखिए नजर, कल के ट्रेड के लिए यहां पर एक्शन बनते हुए दिखेगा। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, बाटा का 2000 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे, 7250 73 के रेंज में मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 58 पर, 58 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। 72 50 73 के रेंज में आप बाटा का 2000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, जो इन द मनी स्ट्राइक है दीप। एंड इसका फर्स्ट टारगेट जो बन रहा है दैट इज 93, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स ऊपर की तरफ हमें देखने मिल सकता है बाटा में। और सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो है 110 का। सो 93 एंड 110 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है, बिकॉज दीपांशु जो हिसाब से कल के बाद आज भी एक फॉलो बाइंग बाटा में देखने मिल रही है, क्लियरली दैट इंडिकेट्स कि बाटा इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 2100 2120। 2100 से लेके 2120 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। थोड़ी देर पहले सचिन जी की भी कॉल थी और सचिन जी ने 2040 के टारगेट दिए, तो सचिन जी की तरफ से शुक्रिया स्वीकार करें जय। सचिन जी, आपके भी लेवल्स की तरफ मूव कर रहा है, बाटा डेज हाई पर है, कैरी फॉरवर्ड करना है और कोई रिवाइज स्टॉप लॉसेस? जी दीपांशु, क्लियरली कैरी फॉरवर्ड करना है। जब हमने इसे आइडेंटिफाई किया था लगभग 2002 के लेवल्स ये ब्रेक कर रहा था। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली जो सेकंड टारगेट है मुझे लग रहा है उसके लिए पोजीशन आपको रिटेन करनी चाहिए 2090 का। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है यहाँ से 2005 का ही रखना चाहिए, क्योंकि 2000 का जो बैरियर इसने तोड़ा है मुझे लग रहा है उसके नीचे पुल बैक तो नहीं आना चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड करने की सलाह होगी 2090 के लक्ष्य के लिए। ये है आपके लिए बाटा, जिस पर रखनी है नजर। डेज हाई पर बाटा ट्रेड कर रहा है। एक और स्टॉक जो डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और वो है सन टीवी। बढ़िया स्पाइक इस पर आते हुए दिख रहा है। किरण जी जरा देखें, सन टीवी का चार्ज 3.5% ऊपर अभी पिछले कुछ मिनटों में ये मूव आई है। बिल्कुल, एक्चुअल सवेरे से एक बहुत अच्छा रुझान इस स्टॉक में देखने को मिल रहा था और जिस तरीके से ये अप मूव आई है, 520 का स्टॉप लॉस लगा है कैश में और इवेंचुअल टारगेट्स 550 555 के देखने को मिल जाने चाहिए। 550 555 के टारगेट्स के लिए सन टीवी पर भी रखनी है आपको नजर। अच्छी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज जबरदस्त परफॉर्मेंस आपने बनती हुई देखी है। एक दो स्टॉक्स जो डेज लो पर क्लोज दे रहे हैं, जरा जल्दी से यहां पर भी देख लेते हैं नजर। दीपक नाइट्राइट आज ये कमजोर रहा है। नवीन फ्लोरिन पर भी अभी अभी एक फॉल आते हुए दिखा है। SRF पर भी कमजोरी है। केमिकल स्टॉक्स आज थोड़ा रिवर्स हुए हैं। वागले साहब, दीपक नाइट्राइट तो ये लेवल पे बेचने का थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा, लेकिन वीक तो है। बाउंस बैक आता है एक 20-25 रुपए, वो सही लेवल होगा बेचने का। 2315 320 2340 का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है ये 2220 230 यहाँ से 50 से 70 रुपए नीचे जा सकता है। तो 50 से 70 रुपए नीचे जाने की क्षमता रखता है दीपक नाइट्राइट। केमिकल स्टॉक्स में थोड़ी आपको टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड कमजोरी आती हुई दिखी है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ करते हैं शुरुआत। ट्रंकेटेड वीक है, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं और उसमें से आज जो पहला सेशन था वो कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। बाजार सुबह से ही सुस्ती बनी हुई है। सुबह से एक रेंज में हमने कारोबार होते हुए देखा है। लगभग 125 अंकों की रेंज में ही पूरा दिन निफ्टी ने बिताया है। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा ज्यादा आपको एक्शन में दिखा। बड़ी रेंज बैंक निफ्टी में बनी, बट अगेन सपोर्ट के करीब खरीदारी दिखी, रेजिस्टेंस के करीब बिकवाली दिखी। डाउ फ्यूचर्स पर रखिएगा नजर। अब पूरी रिकवरी कर चुके हैं। शो की शुरुआत में 150 अंक नीचे थे, अब ऑलमोस्ट सपाट डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। तो थोड़ी रिकवरी वहां पर है, बट हमारे बाजार सुस्ती के साथ क्लोज हो रहे हैं। सुस्ती में सबसे आगे थे आज IT स्टॉक्स। TCS नतीजों से पहले कुछ खास मूवमेंट इस पर नहीं था, पर HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो तीनों में आपने आज गिरावट आती हुई दिखी है और इन्हीं ने बाजार को ड्रैग डाउन किया है। L&T टॉप लूजर 2.5% नीचे। एशियन पेंट्स पर आपने कमजोरी देखी। HDFC बैंक, पिछले मंडे डील का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद से स्टॉक सुस्ती में पड़े हैं। डील वाले दिन तो 10-12% की तेजी रही, फिर सुस्ती रही। फ्राइडे को थोड़ा पॉजिटिव एक्शन जरूर दिखा, आज फिर से फिसलते हुए दिखे ये काउंटर्स आपको। हीरो मोटोकॉर्प एक बार फिर से फिसलता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज, HUL, हिंडाल्को, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, एक्सिस पावर ग्रिड। तो IT के अलावा और भी कई सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने गिरावट में कंट्रीब्यूट करा। ग्रासिम टॉप गेनर 2.5% ऊपर। अदानी पोर्ट, सिप्ला, JSW स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स, UPL, BPCL, ICICI बैंक और NTPC कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा होल्ड आउट करा। ICICI बैंक
एकमात्र ऐसा बैंकिंग नेम जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पर सीमेंट का अच्छा दिन था। ग्रासिम तो ऑफकोर्स निफ्टी का टॉप लूजर था, वायदा का टॉप गेनर था, माफ कीजिएगा, वायदा का टॉप गेनर था। अंबुजा सीमेंट 7.5% ऊपर ये काउंटर रहा। एसीसी, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, साथ ही इंडिया सीमेंट्स, दालमिया, ये सारे काउंटर्स आपको बढ़िया तेजी दिखा कर गए हैं। तो सीमेंट कल भी शायद एक्शन में रह सकता है। सन टीवी अभी अच्छा स्पाइक आया, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एनबीसीसी यहाँ पर अच्छी खरीदारी, इंडिया मार्ट का बाउंस बैक कंटिन्यू करते हुए, एचएल, बीईएल दोनों काउंटर्स लाइफ हाई पर आपको दिखे। सिंजीन सुबह वाके साहब इस पर बात कर रहे थे, अच्छी तेजी इस पर भी बनी। गुजरात गैस, सिद्धार्थ जी के हम बड़े टारगेट्स नजर रखे इस काउंटर पर। टाटा पावर, टोरेंट पावर, ये दोनों पावर स्टॉक्स भी आपको अच्छे एक्शन में दिखे। पर 4% के साथ वायदा का टॉप लूजर था परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलएनटी टेक, इस पर भी गिरावट थी। माइंडट्री, कोफोर्ज ये भी फिसलते हुए दिखे। एलएनटी इन्फोटेक पर भी दबाव। तो फ्रंटलाइन आईटी की तरह मिड कैप आईटी भी गिरावट में आगे था। डेल्टा कॉप 2.5% की गिरावट। आज नतीजों से पहले एमसीएक्स पर आपने कमजोरी देखी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आईईएक्स, रेन इंडस्ट्रीज, ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। कैश मार्केट की तरफ आइए। आज की नई लिस्टिंग और बहुत ही अनयूजुअल मूवमेंट हुआ। प्राइस डिस्कवरी काफी अजीब रही इस पर, और उसके बाद देखिए 131 पर एनएससी पर, 165 पर बीएससी पर, दोनों तरफ 5% का अपर सेक्रेट है जो लिस्टिंग प्राइस से लगता है, क्योंकि लिस्टिंग एनएससी पर इतनी नीचे हुई इसलिए आप 4% की गिरावट देख रहे हैं। बीएससी पर अच्छी लिस्टिंग हुई थी, 20% ऊपर आप ये बनते हुए देख रहे हैं। और कौन से काउंटर से जहां पर आपने बड़ी खरीदारी आज आती हुई देखी? लिंडे इंडिया 4000 के ऊपर गया, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड फिर से फिसलते हुए दिखाई काउंटर, बट नजर रखिएगा अच्छी मूव इस पर आई है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर आपने बड़ी खरीदारी देखी। गॉडफ्रे फिलिप्स 14% ऊपर रहा। पीसीबीएल आज स्टॉक स्प्लिट के बाद एडजस्टमेंट था, उसके बाद 8.5% ऊपर। एमआरपीएल, गार्डन रीच, मजगांव, डॉलर डायनामिक्स, ये सारे डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। रेमंड पर अच्छा उछाल आते हुए दिखा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5% के सर्किट पर। ईआईडी पैरी, शिल्पा मेडिकेयर, बजाज इलेक्ट्रिक, एनएचपीसी और पॉलीप्लेक्स ऑफकोर्स 2800 के पार क्लोज होते हुए। अनिल जी की एनिवर्सरी के दिन 8% ऊपर, 4 साल का डबल बोनांजा, आज भी 4% ऊपर ये काउंटर बंद होते हुए दिखा। तो अनिल जी, कैश मार्केट लगातार 5वें दिन ब्रॉडर मार्केट ने किया है 2800 के ऊपर बंद हुआ, 2800 के ऊपर। वाओ, लाइफ हाई क्लोजिंग, लाइफ हाई क्लोजिंग, क्या बात है, गजब। और आईटीसी भी नहीं, थोड़ा सुस्त हो गया, हाँ, लाल निशान में बंद हुआ, ठीक है, बट फिर भी नॉट बैड, अच्छी कोई क्लोजिंग कही जाएगी ओवरऑल इस वक्त। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपको बता दें कि गर्मियाँ क्या बढ़ी है। देश के कई राज्यों में बिजली की कमी होने लगी। समस्या ये है ऐसी जो हर साल गर्मियों में आती है, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। अगर कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई तो देश में कई पावर प्लांट बंद हो सकते हैं। फिलहाल हर रोज 8 करोड़ यूनिट बिजली की कमी है, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, क्योंकि इसके चलते ही है ना, जो कोयला हम मंगवाते हैं बाहर से, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसका दाम $150 तक जा चुका है। आज शाम 5 बजे हम इसी खबर इसी बिजली की कमी पर करेंगे फोकस, और समझेंगे कि ये स्थिति कितनी खतरनाक और इससे निपटने के उपाय क्या है। हमारे साथ होंगे कार्यक्रम में अनिल राजदान साहब, जो पूर्व पावर सेक्रेटरी हैं। BM वर्मा साहब होंगे हमारे साथ, जो कि पूर्व चेयरमैन है झारखंड बिजली बोर्ड के। और प्रोफेसर J अय्यर साहब होंगे, जो फाउंडर प्रेसिडेंट है REPA के, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन। तो शाम 5 बजे का विशेष शो, गर्मी फुल बत्ती गुल। अच्छा भाई साहब, मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे मुंबई में हैं जिन्हें ये पता भी नहीं कि बिजली भी जाती है। हाँ, मुंबई में तो मुंबई में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मालूम भी नहीं है कि बिजली जाती है। तो अगर आप बाहर जाएं तो पता चले कि कई जगह तो ऐसी जहाँ 4-5 घंटा बिजली जाना तो बहुत मामूली सी बात है, 10-10, 12-12 घंटे भी जाने लगी है। और एक ज़माने था 4-5 घंटे ही आया करती थी। हमने तो वो टाइम भी देखा। आपने कभी ऐसा देखा जहाँ 4-4 दिन में नल में एक बार पानी आता हो? नहीं, हमने तो वो भी लाया। हाँ, 4 दिन राजस्थान में आता था पहले, इतने हाँ, 4-4 दिन में एक ही बार आता था पानी, और वो भी टाइम था। इस वहाँ से तो अब सिचुएशन बहुत बेहतर हो चुकी है, और जहाँ 4 घंटे बिजली आती थी अब 4 ही घंटे जाती है। लेकिन फिर भी ये ऐसा है कि हर एक नागरिक को जितनी चाहे जब चाहे 24/7 बिजली मिलनी चाहिए। ये सरकार की कोशिश है, और इसी के लिए ये विशेष शो है हमारा, जो आप देखिए गर्मी फुल बत्ती गुल। किस ने 4-4 दिनों में पानी आने वाली सिचुएशन या फिर 4 घंटे बिजली वाली सिचुएशन किस ने एक्सपीरियंस की हुई आप में से? किसी ने की? सब रईस पैदा हुए हैं सारे के सारे मुंबई में भी। सचिन जी, अच्छा सचिन जी ने, अच्छा शेरानी साहब ने, हाँ, और मंसिल जी आपने भी?
अनिल जी देखिए सबने करी अनिल जी, और 4 घंटे तो अनिल जी कम बोल रहे हैं। हर सीजन में अनिल जी गर्मी में ऐसा होता था कम से कम 2 बार, मतलब कि पूरी रात बत्ती गुल होती थी अनिल जी। वो ट्रांसफार्मर में तेल डलता था पहले, वो भी गायब हो जाता था। लाइट तो अनिल जी काफी जाती थी, और हमारे तो अनिल जी बचपन में होली के लिए गुब्बारे भरने के लिए भी 4 बजे उठना पड़ता था। क्यों? पानी से अनिल जी लिमिटेड सप्लाई होती थी पानी की पहले तो। अच्छा, ओके। हाँ, मुझे लगा कि 4 बजे बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती, क्या बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है। और उस समय फिर तभी तो गर्मियों में छत पर सोने का मजा आता था, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी, जैसे तो बिना पंखे के मच्छर काट जाते थे। नहीं, मच्छर तो उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं ना। नहीं तो लोग फेसबुक पे डालते थे अपना कि आज मैं छत पे सोने का आनंद लूंगा, और 200 मच्छर उस पर लाइक कर रहे हैं कि चलो हम आते हैं, आज हमारी दावत है। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी बचपन में कुछ ऐसा होता था कि दिन भर प्लान करते थे कि अभी पढ़ाई करेंगे, अभी पढ़ाई करेंगे, और शाम को मौका मिलता था पढ़ाई करने का, तब भी बत्ती गुल हो जाती थी। तो बहुत सुनना पड़ता था। गजब प्लानिंग थी आपकी भाई साहब। मतलब तो दिन भर पढ़ने की प्लानिंग कर लेते, शाम को एंजॉय करने की कर लेते, लेकिन प्लानिंग ऐसी परफेक्ट रखी है कि पढ़ना ना पड़े, दिन में भी एंजॉय। ऐसे तो आप अकेले थोड़ी, हमने भी ऐसे बहुत काम किए वैसे। फाइनल क्लोजिंग 17,675, निफ्टी पर 109 अंकों के नुकसान के साथ, 37,613, 138 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी में 482 अंक लुढ़कता हुआ सेंसेक्स 59,000 से थोड़ा सा नीचे आज के सेशन में। ये हुई है समाप्ति आज के सेशन की आपके लिए। और दीप बंद होते होते बढ़ने वाले शेयरों की संख्या अभी भी मजबूत रही। बीएससी पे बढ़ने वाले 2250, गिरने वाले 1550, एनएससी पर बढ़ने वाले 1113, घटने वाले 880। तो यानी कि ब्रॉडर मार्केट में आज भी खरीदारी रही। और डाउ फ्यूचर्स पहले हो जाता ना भाई, सुधर जाता, अब क्यों सुधर रहा है? बंद होने के बाद सिर्फ 15 पॉइंट नीचे रहा है। हालांकि नैस्डैक फ्यूचर अभी भी 100 पॉइंट नीचे। समापन समारोह आज का समाप्त। आइए विदा लेंगे। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, सिद्धार्थ जी, सचिन जी और किरण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल फिर सुबह मुलाकात होगी। अभी तो लंबा वीकेंड है, तो कल परसों तो कोई छुट्टी पे जाने वाले मूड में है नहीं। अब तो बाद में 4 दिन छुट्टी है। मजा ही है। हाँ, तो चलिए कल सुबह सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।